हमारे आर्मी चीफ साहब भी, हमारे वज़ीर आज़म साहब भी पिछले 2 साल से काफ़ी एक्टिव हैं कि बैरूनी सरमायाकारी आए, मगर हमें कोई कामयाबी नज़र क्यों नहीं आ रही? हम एफडीआई की बड़ी बात करते हैं, एफडीआई। सबसे बड़ा जो ड्राइविंग फोर्स होता है ना इन्वेस्टमेंट का, वो लोकल इन्वेस्टर होता है। आपके अपना इन्वेस्टर सफर कर रहा है, अपने बिजनेसेस सफर करते हैं, तो बाहर से कोई क्यों आएगा? लेकिन वैसे 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और वो मांगने से नहीं मिलती। इज्जत, तवज्जो, मोहब्बत। चौथी चीज मेरे नजदीक सरमायाकारी, मांगने से नहीं मिलती आपको। एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है, खुद आता है इन्वेस्टर। सऊदी अरेबिया ये कहता है कि जी आप मुझे ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में $100 मिलियन प्लस का प्रोजेक्ट बताएं। अरे हमारे पास प्रोजेक्ट का साइज ही नहीं है इतना, आप मुझे बताएं वो क्या करेंगे फिर? SIFC का मसला नहीं है ना, ये प्राइवेट सेक्टर में भी कैपेसिटी नहीं है। डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, ब्यूटिशियंस हैं, उनका जो टैक्स का रेट है 50% तक चला गया। पूरे साल काम करते हैं तो 6 महीना स्टेट के लिए काम करेंगे। कि अगर आप बहुत ज्यादा टैक्स करेंगे तो 2 नंबरी पे जाएंगे, अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर में जाएंगे, तो लोग या तो कैश पे शिफ्ट होंगे या इस तरह के इलीगल चीजें करेंगे। सैलरीड क्लास से आप ले रहे हैं 75 से 80 अरब रुपया। रिटेल, होलसेल एंड ट्रेड सेक्टर, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर की, यहाँ से आप इकट्ठा कर सकते हैं 7.8 ट्रिलियन रुपीज। IMF ने कहा था कि ये सैलरीड क्लास पे टैक्स लगा दो या बच्चों के दूध पे टैक्स लगा दो। वो कहता है जी ये एरियाज हैं। कॉल आपकी है ना कि आप दूध पे लगाते हैं या आप सैलरीड क्लास को टैक्स करते हैं। 70 रुपये आप दे रहे हैं गवर्नमेंट को। रीजन के अंदर 24% एवरेज टैक्स है। इंटरेस्ट रेट हम खड़े हैं 20% पे, रीजन के अंदर 6% है एवरेज। महंगाई में हम खड़े हैं 15%, 14%। और रीजन में कितनी महंगाई आपको पता है? 3 से 4%, 5%। एनर्जी का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। 100 यूनिट बनते हैं तो 29 यूनिट आपके जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। शादीशुदा खवातीन हैं, यंग बच्चियां हमारी, उनके जो औलादें होने वाली हैं, उनका 44% बच्चा पहले ही इंस्टंटेड है। किसी ने कहा था कि मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें बेहतरीन जनरेशन देता हूँ। क्या हमें पता नहीं है? कुल जो न्यूक्लियर एसेट्स रियल सेंस में है ना, वो हमारे बच्चे हैं। जो पहले से टैक्स देता है उस पर मजीद टैक्स बढ़ाते जाओ। हुकूमत ने यही कुछ इस बजट में हमारे साथ किया है। दूध से लेकर तनख्वाहों तक पर कई फीसद टैक्स बढ़ा दिया गया है। आखिर इस बजट में अवाम के साथ हुआ क्या है और क्या हुक्मरानों ने भी अपने अखराजात कम किए हैं? हमारी मईशत में क्या चल रहा है? आज की पॉडकास्ट में हम इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खुर्रम शहजाद साहब, जो माहिर मईशत हैं और इन्वेस्टमेंट बैंकर भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। खुर्रम भाई बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने रफ्तार के लिए वक्त निकाला। सर ये बताएं कि हुकूमत ने बजट में आवाम के साथ किया क्या है? सिर्फ आवाम से ही कुर्बानी ली गई है या हमारे हुक्मरानों ने भी कुछ कुर्बानी दी है? देखें, लार्जली यही हुआ है कि आवाम ने ऑफ कोर्स कुर्बानी दी है और ये सिलसिला काफ़ी अरसे से चलता है और इसमें मेरे ख्याल में मेरे लिए कोई हैरत की बात नहीं है कि एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी शायद कि जी इस मर्तबा बहुत सारी चेंजेस आएंगी। देखिए प्रॉब्लम क्या है, हम जड़ पे जाते हैं ना। प्रॉब्लम है तीन पॉइंट्स हैं इसमें। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है फैसल कि पॉलिटिकल विल जो है ना, ये एक बॉटम लाइन है जो कि हमारी नज़र नहीं आती, ठीक है, और बहुत अरसे से हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि पॉलिटिकल विल ही सब कुछ है ना। आज अगर आप सोच लें कि करेंसी एक्सचेंज वालों को ठीक करना है या करेंसी को हमने स्टेबलाइज करना है तो हो गई ना 1 साल से। या मैं ये कहूँ कि मुझे स्मगलिंग रोकनी है आज, तो गवर्नमेंट की रिट जो है वही इवेंचुअली जो है ना वो डोमिनेट करती है ना पूरी दुनिया में। ऐसा हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट की रिट ही ना जो है डोमिनेट करे, या आप वो कर ना सकें, गवर्नमेंट ही ना कर सके, तो वो तो स्टेट का फेलियर होता है। इसी तरह से अगर आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, उसमें अगर पॉलिटिकल विल है, फैसल सबका बाय इन है, तो वो होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप इस बजट की हम बात करते हैं, डेफिनेटली ख़र्चों में बहुत ज़्यादा इजाफा है और उसमें ख़ास कर ये डेट सर्विसिंग, और ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि आउटलायर है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा प्रॉब्लम ये हो गई है पिछले 2 सालों से कि अब हमारा डिफेंस हो, कर्ज़ों की अदायगियाँ हों, या हमारा इवन तनख्वाहें देना हो, यानी कि आप सूबों का हिस्सा निकाल दें, आधे से थोड़ा ज़्यादा बनता है 57% रफली, तो बाकी टैक्स जो है वो इतना है ही नहीं। यानी कि एक कंपनी जो होती है वो ऑपरेटिंग लॉस में जैसे होती है, इस तरह से कंट्री की सिचुएशन हुई है। अच्छा सर, अगर हम सूबों का हिस्सा निकाल दें उसके बाद हमारे पास डेट सर्विसिंग के पैसे बचते हैं या वो भी नहीं बचते पूरे? मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना। देखें, मिसाल के तौर पे आपका इस मरतबा का जो टैक्स का टारगेट है वो 12.5 ट्रिलियन रुपया है, ठीक है। अब 12.5 ट्रिलियन का आधा रफली कुछ 6.5-7 ट्रिलियन आप निकाल दें तो बाकी 6-7 ट्रिलियन बचता है ना आपके पास, या इससे भी कम बचता है, 6 ट्रिलियन बचता है रफली। तो 6 ट्रिलियन आपके पास बच रहा है और डेट सर्विसिंग आपकी इस साल की है 9.6 ट्रिलियन, तो डिफरेंस आ गया। तो डेट सर्विसिंग को भी करने के लिए मज़ीद डेट लेना पड़ेगा।
लेकिन अच्छी एक चीज़ क्या, हम क्योंकि हमें होलिस्टिक व्यू लेना है, कर्ज़ों की अदायगियों के लिए कर्ज़े का उतार चढ़ाव जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंटरेस्ट रेट्स में कमी होना शुरू हुई है अभी, तो ये कमी जो है एक्सपेक्टेड है कि अगले 6-8 महीने में मज़ीद हो सकती है, प्रोवाइडेड के इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस अपनी जगह हैं, करेंसी हमारी स्टेबल है, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। बट ये कम होता है तो कम से कम 2 खरब रुपए का फ़र्क पड़ेगा आपकी डेट सर्विसिंग में। यानी कि आपकी 9.6 है अगर, तो वो 7.6 पे आ जाएगी, तो करीब करीब आ जाएंगे। उसमें मैं डिफेंस ऐड करूँ और तनख्वाहें जो हैं सारी रनिंग ऑफ फेडरल गवर्नमेंट है, फिर आप और सब्सिडीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें, ये सारी हम जो है कर्ज़ लेके दे रहे हैं। तो देखिए मैं वापस आता हूँ, ब्रॉड इशू क्या है, पॉलिटिकल विल, इन्फोर्समेंट। पॉलिटिकल विल होगी तो इन्फोर्समेंट हो सकती है, इन्फोर्समेंट होगी तो वहाँ से टैक्स लेंगे जहाँ से लेना चाहिए, और ख़र्चे बिल्कुल कम करेंगे आप जहाँ से आपको करने चाहिए। तो मुझे ये नहीं प्रॉब्लम कि जी ये बजट जो है ना वो इसमें इशू है, मुझे ये प्रॉब्लम है कि ये जो 3-4 मैंने पॉइंट्स बताए, पॉलिटिकल विल हो गया, इन्फोर्समेंट का प्रॉब्लम है, और गवर्नेंस और रेट ऑफ द स्टेट, ये 3-4 चीज़ें हों तो आपको ड्रामेटिकली चेंजेस नज़र आएंगी बजट के अंदर, ठीक है। तो उन पे टैक्स नहीं लगेगा, जिस पे टैक्स होगा, जहाँ टैक्स लगाना चाहिए वहाँ लगेगा। मिसाल के तौर पे मैं पोटेंशियल बता दूँ, एक कंपैरिजन करता हूँ। सैलरी क्लास से आप टैक्स जो इकट्ठा करने जा रहे हैं वो रफली कर लेंगे 75 बिलियन, 80 बिलियन में भी। लास्ट में थोड़ा सा और टैक्स इंक्रीज़ हुआ है ना, यानी कि जो हाईएस्ट स्लैब था, यानी कि जो सबसे ज़्यादा कमाते हैं 5 लाख, 7-8 लाख, 9 लाख, 10 लाख कमाते हैं, जो उनका जो स्लैब है वो हाईएस्ट पे चला जाता है, यानी कि 35% तक वो टैक्स देंगे। उसको भी एंड में बढ़ा के 39% तक ले गए। और जो नॉन सैलरी क्लास है, डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, ब्यूटिशियंस हैं, इस तरह के जो आपके AOPs भी इसमें आते हैं, पार्टनरशिप्स भी आती हैं, उनका जो टैक्स का रेट है असल वो 50% तक चला गया। 50%, इसका मतलब क्या हुआ कि आप पूरे साल काम करते हैं तो 6 महीना स्टेट के लिए काम करेंगे आप, यानी कि आप स्टेट के लिए 6 महीना स्टेट को फंड भी करेंगे। स्टेट की या जो गवर्नमेंट मशीनरी है, ये होता है, ये अभी की बात नहीं है, इनकी इनएफिशिएंसी को भी फंड करेंगे आप, और अपने से भी आधा जो है सैलरी अपनी दे देंगे आप। हुकूमत लोगों को चोरी पर मजबूर कर रही है। मैं उसी पे आना चाह रहा था। देखें होता क्या है, जब इस तरह के आप डिसीजंस लेते हैं, ऑफ कोर्स एक तरफ IMF है, एक तरफ पॉलिटिकल विल है आपकी, इसके बीच में आप जो है वो प्ले कर रहे हैं ना, तो आप अगर इस तरह के डिसीजंस लेते हैं तो उसकी डाउन साइड ज़्यादा होती हैं बनिस्बत इसके कि उससे आपको बहुत ज़्यादा टैक्स आए। मैं थोड़ा सा टैक्स के नंबर्स आपसे शेयर करता हूँ कि पोटेंशियल कितना है हमारा, डिफरेंट जो हम सेक्टर्स की बात करते हैं, आपको भी पता है, हम बात करते हैं रिटेल, होलसेल एंड ट्रेड सेक्टर की, रियल एस्टेट की, एग्रीकल्चर की, और फिर ये प्रोफेशनल्स और ये सारे आते हैं, ट्रांसपोर्ट भी उसमें कुछ हद तक आ जाता है। अब मैं मिसाल के तौर पर, जो आपकी मईशत का साइज़ है वो है $375 अरब। इसमें वैसे जो एग्रीकल्चर का हिस्सा है वो बनता है 24%, जो कि $90 बिलियन बनता है, $90 बिलियन। रिटेल जो है, जो आपके पूरी GDP में इसका हिस्सा है, वो बनता है 20% रफली, विच मीन्स कोई $70 अरब, ठीक है। और इसके साथ साथ रियल एस्टेट की बात करें तो उसमें भी अच्छा खासा पोर्शन आपका है कंस्ट्रक्शन का, और ट्रेडिंग आती नहीं है GDP के अंदर इस तरह से। तो मैं आपको नंबर्स बताता हूँ कि टैक्स कितना कलेक्ट किया जा सकता है। एग्रीकल्चर की अगर हमसे बात करें, $90 बिलियन का मैं सिर्फ 10% लेता हूँ प्रॉफिट, विच इज़ $9 बिलियन। उसके ऊपर आप सिंपल अप्लाई कर दें 15%, 10%, आप 35% ना करें, 29% ना करें, ठीक है। तो जो रुपये में नंबर बनता है वो बनता है तकरीबन 45 अरब रुपया, 350 अरब रुपये लगा दें आप। रिटेल सेक्टर आपको पता है कितना बड़ा पाकिस्तान का, आपको अब तो इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी है, अवेयरनेस आ रही है। 2.5 मिलियन दुकानें, 2.5 मिलियन, अच्छा ये छोटी दुकानें नहीं हैं, ये आपकी टक शॉप्स वगैरह नहीं है, छोटी, बड़े स्टोर्स हैं। 2.5 मिलियन में कुछ थाउजेंड जो है वो टैक्स नेट में है। ये मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, ये वो इनडायरेक्ट टैक्स की बात नहीं कर रहा, वो पास ऑन करते हैं, हम ही पे करते हैं उसका। इसका रिटेल सेक्टर, इसका मैंने पोर्शन बताया GDP में तकरीबन कोई $70 बिलियन। $70 बिलियन का भी मैं यही अगर अप्लाई करूँ मॉडल 10%, तो रफली कोई 310 अरब रुपया यहाँ से बनता है, कम से कम 310 अरब। अच्छा, रियल स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो रियल स्टेट का टोटल जो अर्बन का साइज़ है $1 ट्रिलियन है हमारा, ठीक है। अभी पूरी पाकिस्तान की ज़मीन नहीं है, अर्बन की मैं बात कर रहा हूँ। $1 ट्रिलियन रफली स्टेट बैंक के हिसाब से। इसके अंदर
$13.5 बिलियन की सिर्फ रेंटल यील्ड्स हैं, यानी कि जो आप किराए पे घर देते हैं, ओन करते हैं उसकी वैल्यू और किराए पे घर देते हैं, तो $13.5 बिलियन, ये PBS का नंबर है। $13.5 बिलियन का के ऊपर आपकी जो यील्ड बनती है ना टोटल, वो 5% में, यानी कि आप जो घर किराए पे देते हैं, यानी कि आपने ₹100 का घर लिया, 100, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ₹100 आपने घर पे लगाए, आपने किराए पे दे दिया उसको, तो आपको 5% ऑन एवरेज उसका रिटर्न आता है, जो रेंटल यील्ड होती है किराए पे। इस पर भी तो टैक्स होना चाहिए, ठीक है। तो मैं रियल एस्टेट की अगर मैं टैक्स की बात करूँ तो रेंटल यील्ड प्लस कैपिटल गेन्स टैक्स जो ट्रेडिंग पे आता है और एक्चुअल वैल्यू पे, यानी कि जो मार्केट वैल्यू, नॉट वो जो पेपर वैल्यू होती है, ठीक है, उस पर बनता है तकरीबन $380 अरब। ठीक हो गया, तो तकरीबन $1 ट्रिलियन हो गया ये तीनों मिला के। 2.1 ट्रिलियन रुपीस का सेल्स टैक्स की चोरी है पाकिस्तान में मिनिमम, ठीक है। आपको पता है स्मगलिंग से और अंडर इन्वॉइसिंग से कितना टैक्स हमारा चोरी होता है? तकरीबन $750 अरब। फिर आपके अपने जो फाइनेंस बजट देख लें या उसके ऊपर जो सर्वे आते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, उसमें 3.9 ट्रिलियन रुपीज़ की इंसेंटिव्स देते हैं आप डिफरेंट लॉबीज़ को, सेक्टर्स को, लॉबीज़ को, इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। 3.9 ट्रिलियन, तो टोटल आपको पोटेंशियल कितना है आपको पता है? मैंने आपको शुरू में कहा था सैलरीड क्लास से आप ले रहे हैं 75 से 80 अरब रुपया, 75 अरब लगा लें लेट से, यहाँ से आप इकट्ठा कर सकते हैं 7.8 ट्रिलियन रुपीज़। तो कहाँ पे 7.8 ट्रिलियन है जो इकट्ठा किया जा सकता है? कैसे? पॉलिटिकल विल, रेट ऑफ द गवर्नमेंट और आपकी इन्फोर्समेंट। खुर्रम भाई, तो मुझे ये बताएं कि हुकूमत ये करती क्यों नहीं है? आपने सिंपल सी मुझे बात बैठ के बता दी और आपकी बातें बिल्कुल लॉजिकल हैं, समझ में आती हैं। तो क्या ये कोई बहुत मुश्किल काम है? आपने खुद ही तो कहा कि रियासत करना चाहे तो यूं चुटकी बजाते हुए कर सकती है, क्यों नहीं करती? देखिए, आपके यहाँ बड़े मेहमान ऐसे आए हैं जिन्होंने आपको इस पर बड़े जवाबात दिए हैं, ठीक है। ये वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। मुझे लगता है जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, मैं ये भी अब कहना चाह रहा हूँ कि सैलरीड क्लास को हमें ये करना चाहिए कि उनको एक पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी, उनको एक पार्टी बनानी पड़ेगी, उसके अलावा उनकी सुनवाई नहीं होगी। क्योंकि जैसे आपके पास लैंड माफियाज वाले हैं, आपके पास एग्रीकल्चर वाले हैं, आपके पास टोबैको वाले हैं, आपके पास बेताशा लोग ऐसे हैं ना जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वही हमारी ज़्यादातर पार्लियामेंट्स में आके रन करते रहे। ट्रांसपोर्टर्स हैं, बहुत सारे हैं। पिछले 20, 30, 40, 50 सालों का आप एक हिस्ट्री देखें कि पार्लियामेंट के अंदर जो लोग आए हैं, जिन्होंने कानून बनाए हैं, एक तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सबसे बड़ा क्या है, जो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर से अलग कर दें। ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होगा हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में। वो कौन करेगा? अब पॉइंट ये ना कि जो कानून बना रहा है वो कानून इम्प्लीमेंट ना करे, बनाने वाला इम्प्लीमेंट करने वाला अलग हो। ये सबसे बड़ा रिफॉर्म होगा, जिसकी वजह से ये जो आपका सवाल है ना, ये हल हो सकता है। इसका जवाब हो सकता है कि अगर मेरे पास लैंड है इतनी बड़ी, एग्रीकल्चर का मेरा स्टेक है, मेरे पास जो है वो मैं डिफरेंट जो है सेक्टर्स में इन्वॉल्व हूँ, तो मैं पॉलिसी को कैसे आगे जाने दूंगा? आपने देखा ना पिछली कितनी गवर्नमेंट्स आई हैं, कोई कॉटन में इन्वॉल्व है, कोई शुगर में इन्वॉल्व है, तो कैसे पॉलिसी बनेगी? भाई शुगर आपको पता है कितना पानी खा जाती है। आपकी कॉटन 2.5-3 बिलियन डॉलर्स की आप कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं। अब तो अच्छा हुआ पिछले साल इतनी अच्छी आपकी एफर्ट्स के बाद हुई है। साहब आए थे तो हमें लगा था कि मतलब इनको लाया इसलिए गया है कि इस तरह के मुश्किल फैसले लिए जाएंगे, मगर ये तो सर खोदा पहाड़ निकला चूहा वाला हिसाब है कि ये तो इस बजट में तो कुछ भी नहीं कर पाए। वही सैलरीड क्लास मतलब जो 1 लाख रुपए तक टैक्स देता था, उसका आपने 100% इंक्रीज कर दिया। जब पहली बार मैंने ये पेपर देखा ना सर टैक्स वाला, मुझे लगा ये कोई क्लरिकल मिस्टेक हो गई है। मतलब 1 लाख वाले तक का 100% बढ़ाया और उसके बाद जैसे जैसे तनख्वाह बढ़ रही है टैक्स कम होता जा रहा है। अच्छा, मैं वो आपको बताता हूँ, ये ना एक बहुत अच्छा नैरेटिव जो है वो सेल हुआ है, आपको पता है, बहुत अच्छा नैरेटिव सेल हुआ है। अच्छा। होता क्या है कि हमारे यहाँ कोई प्रोफेशनल आता है ना, तो सारा फोकस उस पर होता है। आपको पता है इकॉनमी रन करना फाइनेंस मिनिस्टर का काम नहीं है सिर्फ, या इकॉनमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर की नहीं है। देखिए, किसी भी इकॉनमी पे 2 बड़े पावरफुल लोग होते हैं। एक होता है फाइनेंस मिनिस्टर डेफिनेटली, एक होता है गवर्नर सेंट्रल बैंक। ये मॉनेटरी सिस्टम पे बैठा हुआ है, वो पूरे के पूरे इकॉनमी के फंडिंग पे बैठा हुआ है, ठीक है, या उसकी मैनेजमेंट पे बैठा हुआ है। लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है मुझे बताएं। एक किसी कंपनी हम रन करते हैं, एक नीचे आपका CFO है, एक आपका जो है वो COO है, ठीक है, और आपका CEO भी बैठा हुआ है। ये दोनों अगर कोशिश कर भी लें, CEO की बाय नहीं आएगी या वो पॉलिटिकल विल नहीं दिखाता, ठीक है, या उसके पीछे पॉलिटिकल, मैं चले कंट्री की बात करते हैं, उसके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कोलिशन में बैठा हुआ है वो। ख़ासकर हमारे जब कोलिशन होती है ना, तो डिसीजंस नहीं हो पाते। आपने देखा होगा पीपल्स पार्टी ने
राइट बिफोर द बजट अपनी प्रोटेस्ट शुरू कर दी थी, और राइट आफ्टर बजट, बिफोर अप्रूवल ऑफ बजट, उन्होंने अपनी प्रोटेस्ट शुरू कर दी थी। क्यों करते हैं? वो अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट सेव करते हैं, उनको इकोनॉमिक इंटरेस्ट से बेहतर। मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि कोलिशन में क्या होता है। कोलिशन में पॉलिटिकल इंटरेस्ट हमेशा सेव होता है। मेजॉरिटी में ये होता है कि आपका स्टेक सबसे बड़ा होता है, तो आप डिसीजन लेते हैं। तो ये फ़र्क है हमारे मेजॉरिटी कितनी बार आई है मुझे बताएं, सिंपल मेजॉरिटी कितनी बार आई है? 1 मरतबा, 2 मरतबा? हाँ, 1-2 बार। ठीक है, तो देखें ये 2-3 इश्यूज़ हैं कि एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेचर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्लस मेजॉरिटी गवर्नमेंट ना होना, ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर को सिर्फ आप ये कहेंगे यार इसने बजट बनाया है, या ये तो जो है हमें एक्सपेक्टेशंस बड़ी ज़्यादा थी, तो उनकी रिकमेंडेशंस तो हो सकती है ना। देखें, एक बंदा अगर बाहर बैठ के एक बात कर रहा है, उसको पता है प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपको लगता है वो एकदम सिस्टम में जाएगा तो वो ये काम नहीं करेगा? और वो भी ऐसा बंदा जो प्राइवेट सेक्टर से आया है। इन जनरल बात करूँ, बहुत सारे लोग आए ना हमारे। तो देखिए, क्रेडिबिलिटी अपनी, उसकी क्रेडेंशियल्स अपनी जगह हैं, पॉलिटिकल विल का प्रॉब्लम है। अगर वो नहीं करने देते, मैं कोई रिकमेंडेशन लेके जाऊं और आगे से वो मना हो जाए, तो मैं कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालूंगा उसका। तो ये जो नैरेटिव आपने जो बोला ना कि जी ये तो प्रॉब्लम ही फाइनेंस मिनिस्टर का है, तो मैं ये नहीं समझता कि सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर का प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ इट्स लार्जर देन दैट। अच्छा खुर्रम भाई, आपने भी तजावीज़ दी और मैं और लोगों के साथ भी पॉडकास्ट करता हूँ, सब ने ये कहा कि यहाँ से पैसे बच सकते थे, सैलरीड क्लास को बचाया जा सकता था, आपने भी ये कहा। तो हुकूमत आप लोगों से तजावीज़ नहीं लेती? जैसे आप लोग हैं, आपका इतना कब वर्कआउट है इसके ऊपर, कुछ पूछती है हुकूमत? आपको पता है कितना इस पे पेपर वर्क हुआ हुआ है? इतना फैसल, इतनी रिकमेंडेशंस हैं, इतनी सॉलिड रिकमेंडेशंस हैं, इतना प्रॉपर प्लान्स। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक थिंक टैंक है गवर्नमेंट के प्लानिंग कमीशन के नीचे आता है, वो पाइड नाम है उसका, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। इतना डिटेल में काम है, और इतने जो है वो एजुकेटेड लोग हैं, रिसर्च करते हैं। इस तरह के बेताशा हैं पाकिस्तान में, तो एक नाम लिया है। फिर इंडिविजुअल्स बहुत सारे हैं, और जिन्होंने सर्व किया है अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे, उन्होंने बहुत सारी जो रिकमेंडेशंस दी हैं। इशरत हुसैन साहब हैं उसके अंदर, 50 और लोग हैं। कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ की कमी नहीं है कि आपके पास आइडियाज़ नहीं है, इकॉनमी को बेहतर कैसे किया जाए इस चीज़ की। और पता है फैसल, बड़े मज़े की बात ये है कि हमारी इकॉनमी के इश्यूज़ बहुत बेसिक हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल विल नज़र नहीं आती, एक बायन नज़र नहीं आता। जिस दिन ये बायन आ गया सबका, ठीक है हम हाइब्रिड मॉडल पे चलते हैं, हाइब्रिड मॉडल के अंदर सब सेम पेज पे आ जाते हैं, तो फिर क्यों नहीं होता? लेकिन मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने ये दो चार डेवलपमेंट्स देखी जिसके अंदर करेंसी को स्टेबलाइज किया गया, जो कि ऐसे एक्टर्स थे जिन्होंने ख़राब किया हुआ था करेंसी मार्केट को, स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा थी, उनको हटाया तो करेंसी ठीक हो गई। तो इसी तरह से स्मगलिंग पे काबू किया। तो भाई इस तरफ भी आके एक बायन देना, मिल के सारे काम करें। अच्छा, दूसरा, एक गवर्नमेंट के अंदर ना चीज़ें स्कैटर्ड बहुत हैं, डुप्लीकेशंस बहुत हैं। हमने जैसे शुरू में डिस्कशन ऑफ द कैमरा कर रहे थे कि डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज देखें ना कितनी है। फेडरल के पास 17 जो है मिनिस्ट्रीज रफली हैं, और 2 मैं कहता हूँ बहुत बड़ी है, हेल्थ एंड एजुकेशन। 18 अमेंडमेंट के बाद आपकी चीज़ें ट्रांसफ़र हो गई प्रोविंसेस को। अच्छा, प्रोविंसेस ने अपना रोल प्ले नहीं किया, वो एक अलग इशू है, लेकिन फेडरल तो अपना रोल ये प्ले करे कि इन सबको बंद करे आउटराइटली। 206 कंपनियाँ स्टेट ओन एंटिटीज़, या स्टेट ओन एंटिटीज़ कह लें या पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ कह लें, 206 तकरीबन, 200 से ज़्यादा हैं। तो उनमें से मेरे ख्याल में तो 70% ऐसी हैं जिनके लॉसेस ज़्यादा हैं, जो कि बर्डन है इकोनॉमी के ऊपर, 1-1 खरब रुपए का बर्डन डाल रही है। आपने अभी खुद ही कह दिया ना कि पॉलिटिकल विल नहीं है। अगर ये मिनिस्ट्रीज बंद हो जाएंगी तो ये अपने लोगों को कहाँ लगवाएंगे? बस आप समझें इस बात को कि ये सिस्टम गवर्नेंस वाला जो इशू है ना हमारा, और ये पॉलिटिकल विल, ये अगर हम कर लें, हल कर लें, मिल के हम आज ये फैसला करें कि ठीक है इकोनॉमी को प्रायोरिटी देते हैं। आप यकीन करें, इतनी फ्लेक्सिबल इकोनॉमी हमारी, इतनी रेजिलेंट इकोनॉमी है, इतने रेजिलेंट लोग हैं। आप देखें सैलरी टैक्स इंक्रीज़ हुआ है ना, कोई रोडों पे अभी तक नहीं आया। फ्रस्ट्रेशन है दिल में कि जी और मैंने एक और चीज़ मैं कहता हूँ कि जो सेंस ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैसल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप मुझसे कहते हैं कि जी मैं आपकी कॉस्ट पे करता रहूँ और आप अपना रोल प्ले ना करें। गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ाती रहे, अगर उसे पता है कि मेरे फाइनेंसेस लिमिटेड हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ वो इनएफिशिएंसी भी ज़्यादा हो उसकी, और सिस्टम को ख़राब किया हुआ हो, और वो ये कहे कि जी आप ही इस इनएफिशिएंसी को फंड करें। वही वाली बात कि जी 50% टैक्स आप दे दें, यानी कि आधा साल हमारे लिए काम करें और हमारी इनएफिशिएंसी को आप ही फंड करें ताकि ये चलती रहे, परपेचुएट हो जाए। तो प्रॉब्लम ये है ना कि देखें, मुश्किल चीज़ें नहीं है, बिल आपकी हो, आप विद इन मंथ्स कर सकते हैं।
खुर्रम भाई, अब आपको क्या लगता है कि आवाम इस बजट पर, अब तो बजट इम्प्लीमेंट भी हो गया, रिस्पॉन्ड करेगी, नहीं करेगी? जैसे हमने आज़ाद कश्मीर में देखा कि लोग सड़कों पर आए थे, आपको इस तरह का कोई मतलब प्रोटेस्ट नज़र आ सकता है या आवाम ने कबूल कर लिया? मैंने आपको बताया ना, देखें खासकर बेचारे जो सैलरीड क्लास है, नॉन सैलरीड क्लास है, सैलरीड क्लास खास तौर पे, वो कहाँ प्रोटेस्ट करे, कहाँ जाए? उनके फोरम्स तो खैर हैं और आई थिंक उन्होंने इस पर आवाज़ तो उठाने की कोशिश की है, बट बात वही ना कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना। रिप्रेजेंटेशन नहीं है अगर, तो वो सुनाई नहीं होनी। सही। तो मेरा नहीं ख्याल। अच्छा खुर्रम भाई, एक तासुर और बनाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई हमने ये जो टैक्सेस लगाए हैं तो ये IMF के कहने पे लगाए हैं, मतलब किसी ने कहा नहीं, मगर एक तासुर पैदा डिजिटल मीडिया पे करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि IMF ने कहा था कि ये सैलरीड क्लास पे टैक्स लगा दो, या बच्चों के दूध पे टैक्स लगा दो, टेट्रा पैक पे टैक्स लगा दो, ये क्या है कहानी? अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग नैरेटिव है। आपको पता है कि ये बड़ी एफर्ट्स होती हैं कि जहाँ पे पावर्स हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। भाई मैं कहता हूँ कि आपकी अगर लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, कोलिशन है, एक्चुअली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में गो अहेड दे, डिसीजन दे। ठीक है। IMF आपसे क्या कहता है? IMF ये कहता है कि जी मुझे आपके इकोनॉमी में टैक्स का पोटेंशियल इतना है। भाई उसके पास नंबर्स है ना, 8.5 ट्रिलियन 9 ट्रिलियन का कैश मार्केट में घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? ठीक है भाई, आपने अगर रियल स्टेट पे पहले टैक्सेस नहीं किए, इन्फोर्समेंट नहीं की, एग्रीकल्चर पे आप नहीं लगा रहे, आप जो है रिटेल पे नहीं कर रहे, तो वो कैश कहाँ जाएगा? कैश है ना मार्केट में, नोट छप रहा है। जब नोट छपता है ना, आज अगर रुपया छप रहा है, गवर्नमेंट ले रही है कर्जा, आपको पता है तकरीबन मैंने कोई एक एस्टिमेट किया था 30 अरब रुपया या 38 अरब रुपया रोजाना का एवरेज जो है कर्जा है, और इसमें से हाफ से ज़्यादा छप रहा है। तो मुझे एक बात बताएं कि अगर आपके पास 8.5-9 ट्रिलियन का कैश है, वो ज़्यादातर गवर्नमेंट ने लोन लेके मार्केट में डाला हुआ है अपने खर्चे करके। तो गवर्नमेंट ने क्या अपनी फिस्कल पोजीशन इतनी ख़राब की हुई है, जिसकी वजह से आज अगर नोट छपता है फैसल, तो अगले फ्यूचर की महंगाई आज कर दी आपने, और उसकी कीमत गिरेगी ना जिसकी सप्लाई ज़्यादा होगी। डिमांड सप्लाई है सिंपल, कि डॉलर तो नहीं छापते हम, रुपया छाप रहे हैं। तो अब हम कहते हैं जी करेंसी नीचे क्यों जाती है? भाई करेंसी इसलिए जा रही है कि उसकी सप्लाई बढ़ती जा रही है। तो खुर्रम भाई, अगर हम नोट नहीं छापेंगे तो हमारे पास दूसरा रास्ता क्या है? भाई गवर्नमेंट अपने एवेन्यूज क्रिएट करे ना। गवर्नमेंट ग्लोबल मार्केट्स में जाए, लोकल मार्केट में बॉन्ड मार्केट क्रिएट करे, लोगों से डायरेक्ट पैसे ले, नेशनल सेविंग्स पे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लगाए, 50,000 तरीके अपने खर्चों को कम कर देना। भाई मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास इनकम कम हो गई है, आप अपने बच्चों को कह रहे हैं जी आप खर्चे करते रहें, मैं कर्जा लेता रहूँगा, तो भाई आप अपने कर्जे रोकें इसलिए कि आपकी इनकम कम है, और अपने खर्चे भी रोकें आप। तो पेट पे पत्थर बांधना यही होता है ना। तो सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट की खुद की है, पब्लिक फाइनेंसेस हैं, वो उनके खर्चे कम अगर नहीं होते तो आप यही देखते रहेंगे कि टैक्स जो ऑलरेडी है उस पर टैक्स लगता रहेगा, और पॉलिटिकल विल नहीं होगी तो यही होगा। मैंने कहा ना 7.8 ट्रिलियन का आपका टारगेट आप आधा अचीव कर लें इन्फोर्समेंट के थ्रू, जो कि अब एफर्ट्स थोड़ी शुरू हो रही हैं FBR वगैरह की, लेकिन बात ये है कि ये हम कर सकते हैं, कर नहीं रहे हैं। ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बहुत बड़ा मसला है। IMF ये कहता है कि जी आपके पास टैक्स का अगर जो है पोटेंशियल है तो वो लगा दें आप, और मुझे लगता है कि जी आपका 12-12.5 ट्रिलियन का टैक्स का जो है ना वो पोटेंशियल है। अब आप टैक्स कैसे इकट्ठा करते हैं ये तो आपकी कॉल है ना। भाई आपको बैंक ने आपको कह दिया कि जी मुझसे आप कर्जा ले रहे हैं, आप मुझे बताएं इस कर्जे को पूरा कैसे करेंगे। नहीं, IMF सेक्टर हाईलाइट नहीं करता कि यहाँ से मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ कि IMF ने कहा कि 12.5 ट्रिलियन है, वो कहता है जी ये एरियाज़ हैं, और वो आपको कहता है भाई ये एरियाज़ भी हैं। कॉल आपकी है ना कि आप दूध पे लगाते हैं अगर, या आप फार्मास्यूटिकल पे लगाते हैं, या आप सैलरी क्लास को टैक्स करते हैं, या आप कॉर्पोरेट टैक्स ऑलरेडी आपका जो इंडस्ट्रीज़ हैं या जो कॉर्पोरेट सेक्टर है ऑलरेडी टैक्सड है। ऑलरेडी टैक्स की बात करो, जो टैक्स नेट में नहीं है उसकी तो बात ही नहीं हो रही, उस पर लगाएं। या आप ये करें कि यार देखें इन्फोर्समेंट इज़ एन एफर्ट, और डायरेक्ट किसी टैक्स वाले को टैक्स करना एफर्ट नहीं है ना। भाई आप मुझे बताएं आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में मैं 10 रुपये ऐड कर दूं टैक्स, टीवी का टैक्स आप क्यों देते हैं मुझे बताएं? PTV का टीवी है ही नहीं मेरे घर पे, नहीं है ना, भी देता हूं। फिर भी आप टैक्स देते हैं। तो कितनी बड़ी ये जो है वो इनजस्टिस है कि आप टीवी का टैक्स देते हैं 200 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, आपको पता है बिलियंस ऑफ रुपीज़ इकट्ठे होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ना आसान तरीका क्या टैक्स लेने का, इलेक्ट्रिसिटी के बिलों पर ऐड कर दें, गैस पे ऐड कर दें, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दें, बेवरेजेस पे ले लें। आपको पता है सबसे ज़्यादा टैक्स कहाँ से इकट्ठा होता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के अंदर पोर्शन जो सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रिसिटी, बेवरेजेस, और ये जो आपके पेट्रोलियम है, ये सब 10% पेट्रोलियम से ऐड करता है पेट्रोलियम लेवी, 10% टैक्स का। सोचें आप, तो भाई आसान तरीका है ना, आप मुश्किल नहीं करना चाहते,
आसान तरीका है। अच्छा, एक और भी प्रॉब्लम रहा है, मुझे लगता है कि पॉलिटिशियंस हों या इस्टेब्लिशमेंट हो, प्रॉब्लम ये रहा है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं रही ना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हमारा पॉलिटिशियन भी ये कहता है कि जी मुझे नहीं पता कल को मैं रहूँ ना रहूँ, ठीक है। जब पॉलिटिशियन ये कहता है या पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि मुझे नहीं पता मैं रहूँ ना रहूँ, तो वो लॉन्ग टर्म सोचता ही नहीं है। वो कहता है यार ये शॉर्ट टर्म्स हैं, लगाओ थोड़ा सा, फ्रस्ट्रेशन आएगी, थोड़ा होगा, हैंडल कर लेंगे थोड़ा और फिर चल पड़ेंगे आगे। तो लॉन्ग टर्म सोच क्यों नहीं आ रही आपके यहाँ? इसलिए नहीं आ रही कि स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है आपके यहाँ। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बजट के बाद एक अच्छी चीज़ ये नज़र आती है कि लोगों में एक अवेयरनेस का लेवल बढ़ा है। हम सोशल मीडिया पर देखते हैं तो मीम्स चल रही हैं, या कोई साहब बैठे हुए खाना खा रहे हैं तो किसी ने बिल दे दिया, वो देखी होगी, आपकी नज़र से भी गुजरी होगी। ये सारी चीज़ें तो हम देते हैं, खाने का भी दे देते हैं, इनका बिल। तो सैलरीड क्लास ने भी अभी एक अपना वो प्लेटफॉर्म बनाया है कि टैक्स कम करो के नाम से शायद। तो आपको लगता है कि ये अवेयरनेस आगे चल के मुल्क के लिए अच्छी है? बहुत अच्छी है, शुरुआत है, डिबेट हो रही है। हुकूमत को एहसास है इस चीज़ का कि अलावा पक रहा है? देखिए, उनको एहसास हो या ना हो, अपनी एक जगह पे चीज़ें ट्रैक पे आना शुरू होती हैं। देखिए, सबसे पहले डिबेट होती है किसी भी सोसाइटी में। कोई प्रॉब्लम आती है, किसी को परेशानी होती है, तो डिबेट से स्टार्ट होती है, बात की जाती है उस पर, फिर उसके सोल्यूशंस आते हैं, फिर उस पर एक पुश आता है, इवेंचुअली वो चीज़ हो जाती है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये चीज़ होगी और सही चीज़ प्रिवेल करेगी। मैं एग्जांपल देता हूँ, देखें जो मैंने बात की, फैसल थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इस तरह के जो है ना डिसीशंस के, जिसमें आप टैक्स, जो ऑलरेडी टैक्स है उसको बर्डन करते हैं और अपने पास, देखिए अच्छी चीज़ें भी बजट में है लेकिन वो ओवरशैडो हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे आपने पेट्रोल लेवी को 20 से 10 कर दिया, आपने प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम को पुश कर रहे हैं, आप जो है पेंशन के थोड़े से रिफॉर्म शुरू किए आपने बिजली इंडस्ट्री को बिजली सस्ती की है थोड़ी, ठीक है, कोई मेरे ख्याल में 45 रुपये से 38 या 37 रुपये पे आए, और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये जो 2-4 इश्यूज़ बड़े हो जाते हैं ना, तो वो सारा ओवरशैडो कर देते हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कि आपका इस तरह के बजट से फिस्कल डेफिसिट तो कंटेन हो जाए। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि जितनी आमदन है और जो खर्चा है, इसका एक बैलेंस होता है। खर्चे हमेशा ज़्यादा रहे हमारे, बजट शुरू ही खर्चों से होता है हमारा, rather than ये कि हम ये देखें कि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं। तो ये जो है ना, पहले था हमारा रफली कोई 8% पे पहुंच गया था। मईशत की साइज़ का 8% का हमारा हम डेफिसिट करते थे, यानी कि 4-4 ट्रिलियन, 5-5 ट्रिलियन। अभी भी ये हो रहा है, 5 ट्रिलियन तक हम पहुँच जाएंगे, शायद 6 ट्रिलियन तक। तो अगर हम 5 ट्रिलियन तक भी पहुँचते हैं, और मैं परसेंटेज में बात करता हूँ, लेट्स से हम 5% पे या 6% पे होंगे, 6.5% पे हो सकता है हम, अगले साल हम हो सकता है 6% पे पहुँच जाए, 6% से नीचे हो जाए, जो कि मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे आ रहे हैं। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट ही इशू है। इसका मतलब क्या हुआ कि टैक्सेस में इजाफा हो रहा है, खर्चों में आहिस्ता आहिस्ता कमी, या टैक्सेस में इतना इजाफा हो रहा है कि खर्चे भी साथ बढ़ रहे हैं लेकिन टैक्स तेज़ी से बढ़ रहा है, बट टैक्स की सोर्स सही नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होगी कि फिस्कल डेफिसिट तो कम हो जाएगा या कंटेन हो जाएगा, जो कि IMF का टारगेट होता है कि जी अपने खर्चों को मेंटेन करें, कम करें, या अपने टैक्सेस इतने कर दें कि मेरी आप रीपेमेंट कर सकें, मुझे वापस पैसे दे सकें। प्रॉब्लम ये होगी कि 2 एरियाज़ हैं हमारे बड़े, कॉर्पोरेट सेक्टर है और इंडिविजुअल्स हैं। इंडिविजुअल्स में भी नॉन सैलरीड भी हैं और सैलरीड भी हैं। रीजन में क्या हो रहा है? रीजन में 3-4 बड़े कंट्रीज़ हैं आपके, इंडिया है, चाइना है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं। टैक्स का मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ टैक्स का कितना रेट है और उनके यहाँ कितना है। मैक्सिमम स्लैब की बात करता हूँ। मैक्सिमम स्लैब हमारे यहाँ 39% है सैलरी क्लास पे और 50% है नॉन सैलरी क्लास पे, ठीक है। इंडिया में मैक्सिमम स्लैब जो है वो अराउंड 30% है, ठीक है। बांग्लादेश में 30% है, चाइना में 25% है, और मिडल ईस्ट में तो है ही नहीं, 0% टैक्स है पर्सनल मिडल ईस्ट में। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा टैक्स करेंगे जो ऑलरेडी बर्डन है टैक्स पे, तो वो या तो 2 नंबरी पे जाएंगे, यानी कि कैश मार्केट ऐड हो जाएगी। मिसाल के तौर पे कॉर्पोरेट एक कंपनी है, कंपनी अलाउंसेस ज़्यादा देना शुरू कर देगी जो टैक्स डिडक्टेबल होता है, यानी कि टैक्स उस पर कम हो जाता है। आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी लेट्स से 1 लाख रुपए, तो आपको कंपनी बोलेगी यार 10% मुझसे फ्यूल अलाउंस ले लो, फ्यूल खर्च करके आओ, मुझे पर्ची दिखाओ, मुझसे ना ले जाओ, वो मेरा टैक्स भी उसमें नहीं लगेगा और आपका टैक्स भी कम हो गया, उसका टैक्स का फ़ायदा वो आपका कम हो गया। तो इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाएंगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अलाउंसेस जो है सैलरी में आ जाएंगे। दूसरा क्या होगा, आप अपनी कंपनी आप एडवाइस करते हैं लेट्स से, तो आपको तो 50 लाख रुपये आप कमाते हैं या 40 लाख कमाते हैं, 30 लाख कमाते हैं साल के,
तो आप तो बड़े टैक्स में आ जाएंगे। फिर मिसाल के तौर पे आप करोड़ रुपए कमाते हैं साल के, तो आप 50% टैक्स में आ रहे हैं, 50 लाख रुपए आप गवर्नमेंट को दे दें, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे यार मैं कंपनी बनाता हूँ, कंपनी में अपने सारे रिश्तेदार डालता हूँ, अपनी फैमिली डालता हूँ और उनके ना सारे सैलरीज उनके नाम पे दिखा देता हूँ, सारी हायर कर छोटी छोटी, ठीक है, हायर कर लेता हूँ, तो आपका टैक्स आधे से भी कम हो जाएगा। तो एक्चुअली आपका टैक्स जो है ना, अगर कैश मार्केट पे लोग शिफ्ट हो गए, और लोग होंगे मुझे लगता है क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड है ना, और 50% कौन देगा भाई सैलरी का? वो या तो कैश में डील कर, डॉक्टर आपसे कैश में डील करेगा और हमेशा करता है, ब्यूटिशियन आपसे कैश में करेगा, वैसे ही काम है ना, वो मजीद जो है अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर में जाएंगे। तो दूसरा क्या होगा कि आप जब ये करेंगे तो लोग या तो कैश पे शिफ्ट होंगे या इस तरह की इलीगल चीज़ें करेंगे, अनएथिकल। और कॉर्पोरेट्स भी साथ में, एमएनसी तो शायद मुश्किल है, लेकिन लोकल छोटे कॉर्पोरेट्स ये करेंगे ना कि ठीक है मेरे बंदे का फ़ायदा हो रहा है। तो दूसरा नुकसान क्या होगा कि आपका जो स्किल्ड एचआर है ना, स्किल्ड और मोस्ट एक्सपीरियंस, आपको पता है ये जो 39% टैक्स जिस नेट में आ रहा है, तो वो तो कोई फ्रेश तो नहीं होगा ना, उसका 20-30 साल का एक्सपीरियंस तो होगा, एग्जीक्यूटिव लेवल होगा। तो एग्जीक्यूटिव लेवल क्या होता है? वो आपकी लीडरशिप लेवल होता है। वो कहाँ निकल जाएगा? वो कहेगा यार मिडिल ईस्ट में मुझे, मेरा तो एक्सपीरियंस भी है, मार्केट एक्सपोजर भी है, मिडिल ईस्ट में मुझे 0% टैक्स मिल रहा है और वहाँ पे एनवायरनमेंट भी अच्छा है, सिक्योरिटी भी है, हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, सब कुछ है, ग्रोथ है और टैक्स नहीं है, ठीक है, तो मैं वहाँ क्यों ना चला जाऊँ? देखिए मैं एक थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ, तो या तो कैश में कन्वर्ट हुआ या वो वहाँ निकल गया। इसी तरह कॉर्पोरेट सेक्टर क्या सोचता है? कॉर्पोरेट सेक्टर पे फैसल 29% टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स इनकम पे। अब वो टर्नओवर की बात ही नहीं कर रहा कि सेल्स का भी 2-3% है, वो बहुत ज़्यादा बनता है, या फिर टर्नओवर टैक्स दें या फिर आप कॉर्पोरेट टैक्स की बात करते हैं। 29% कॉर्पोरेट टैक्स है, आपने 100 रुपये कमाए, 29 रुपीज़ आपने गवर्नमेंट को देने। उसके ऊपर सुपर टैक्स भी है, 10 रुपये और लगाएं आप उस पर, 39% हो गया। अच्छा जी, उसके ऊपर फिर वो WPPF और WWE इस तरह करके हैं दो, वो 7% एक्स्ट्रा टैक्स है और, ठीक है, कितना हो गया? 39 + 7 46%। अच्छा बैंकिंग कंपनी है तो वो तो फिर 55% 60% टैक्स है, या ऑयल एंड गैस है, इस तरह की जो इंश्योरेंस कंपनी, उनका टैक्स का मैकेनिज्म अलग है। आम कॉर्पोरेट की बात करता हूँ, फिर वो कंपनी कितना पे कर चुकी? 46% पे कर दिया उसने। रिमेनिंग जो बचे 100 रुपये में से 46 रुपये दे दिए टैक्स, रिमेनिंग बचे 54 रुपीज़, 54 रुपये। 54 रुपये में से अगर वो आधा डिविडेंड देने जाता है, यानी कि अपने शेयर होल्डर को कहता है कि मैंने कमाई की है 54 रुपये टैक्स, नेट ऑफ टैक्स, ये लें आप डिविडेंड ले लें, आधा यानी कि लेट से 20 रुपये, उस 20 रुपये के ऊपर 15% टैक्स है एक और अगर आपने होल्डिंग कंपनी बनाई हुई, यानी कि आपकी एक कंपनी बड़ी जिसके नीचे 6 कंपनियाँ हैं, तो अगर उससे डिविडेंड आ रहा है तो होल्डिंग कंपनी के अंदर वो 15% लगा, यानी कि 46 दिया उसने, फिर 15 और दिया। अब होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर को अगर आप डिविडेंड देते हैं तो 15 और देंगे, तो यानी कि आप 100 रुपये में से 25 रुपये कमा रहे हैं, 75 रुपये आप जा रहे हैं, 70 रुपये आप दे रहे हैं गवर्नमेंट को। तो देखें इतना, और वो फॉर्मल सेक्टर है। फॉर्मल सेक्टर के ऊपर बताता हूँ रीजन में क्या टैक्सेस हैं, पता है आपको? हमारे यहाँ अगर एवरेज 48% टैक्स है, एवरेज। मैं डिविडेंड टैक्स चले नहीं लगाता, कॉर्पोरेट टैक्स लगाता हूँ खाली, इन्वेस्टमेंट टैक्स की अभी तो मैंने बात ही नहीं की, ये इसकी बात करता हूँ कॉर्पोरेट की। रीजन के अंदर 24% एवरेज टैक्स है रीजन के ऊपर। चाइना, इंडिया, बांग्लादेश और यहाँ तो 9% है GCC में, हमारा 48 है ना, यानी कि डबल टैक्स पे इस वक्त आप खड़े हैं रीजन के। इंटरेस्ट रेट कहाँ है पता है आपको? इंटरेस्ट रेट हम खड़े हैं 20% पे, रीजन के अंदर 6% है एवरेज, 6 से 7%। महंगाई में हम खड़े हैं, अब महंगाई आना, नीचे रेट आना शुरू हुआ है 15% 14%, लेकिन एवरेज महंगाई जो पिछला साल पूरा गया है वो 24% पे खड़ी हुई है। और रीजन में कितनी महंगाई आपको पता है? 3 से 4%, 5% एवरेज। टैक्स रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि पैसा कितना महंगा है आपके। तीसरा जो एनर्जी की कॉस्ट, एनर्जी तो मैं आया नहीं अभी, एनर्जी उसके ऊपर बात करते हैं। जी, एनर्जी की कॉस्ट से बता रहा हूँ कि एनर्जी भी हम 4-5 टाइम्स ज़्यादा पे कर रहे हैं। खुर्रम भाई, IMF का ये हमारा 23वां 24वां प्रोग्राम है, अभी एक और भी लेना चाह रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि क्या कोई मुल्क IMF की बैसाखियों पर चलकर तरक्की कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो मेरे ख्याल में इसमें तो दो राय है ही नहीं। IMF आपको सपोर्ट देता है स्टेबिलिटी के लिए, वो ग्रोथ के लिए नहीं देता आपको, स्टेबिलिटी के लिए कि जी आपका अगर आप अपने कर्ज़ों में या अपनी जो भी आपकी अदायगियाँ हैं उसमें अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे एक जो है वो फाइनेंसिंग लें और उसको पूरा करें, लेकिन उसका एक फ्रेमवर्क वो प्रोवाइड करता है। मैं तो ये कहता हूँ फैसल कि वो लकी लोग होते हैं जिनको कोई पैसे देता है और वो अपना काम करते हैं उससे। मतलब भाई आप मुझे बताएं ना, एक रैशनल माइंड क्या करेगा? भाई फैसल मुझे जो है वो
कुछ पैसे मैं फैसल से कर्जा लूँ और उसको इतना स्मार्टली लगाऊँ कि ना सिर्फ फैसल के पैसे वापस करूँ बल्कि अपना एक बिजनेस खड़ा कर लूँ। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, अपना पैसा भी नहीं लगाया लेकिन मुझे आई शुड बी स्मार्ट इनफ कि मैं वो बिज़नेस खड़ा करूँ या अपने आप को बेहतर कर लूँ। तो ये दो चॉइसेस हैं आपके पास, या तो अपने आप को बेहतर करें और उसके पैसे भी वापस दें, उसको सलाम करें, थैंक यू वेरी मच आपने मुझे सपोर्ट किया, मैंने अपना बिज़नेस खड़ा कर लिया, अब मैं इसको चलाऊँगा। या आप ये कहें यार पैसे देते रहें बस, इस तरह तो आपके दोस्त भी आपको कभी पैसा नहीं देंगे ना। आप दोस्तों को बार बार कहेंगे यार थोड़े और पैसे दे दो थोड़े और, तो वो इवेंचुअली कहेगा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप अपने पैरों पे तो खड़े हो। कि सऊदी अरेबिया ने कहा भी था भाई, आपको पता है 1-1.5 साल पहले इनडायरेक्टली कि जी आप अपना खुद अपने आप को तो ठीक करें। तो ये हमें खुद सोचना होगा फैसल, ये कोई IMF का इशू नहीं है, ये कोई बाहर वालों का इशू नहीं है, बल्कि वो तो हमें सपोर्ट करते आए हैं सारे। ये अब हम उसकी एक डिक्टेशन लेंगे और उस पर डालेंगे सब कुछ, तो हमारी ही वो ख़राबी है ना। FDI की बात कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो है वो हमारे आर्मी चीफ साहब भी, हमारे वज़ीर आज़म साहब भी पिछले 2 साल से काफ़ी एक्टिव हैं कि बैरूनी सरमायाकारी आए, मगर हमें कोई कामयाबी नज़र क्यों नहीं आ रही? आपके पास कोई नंबर दें तो शेयर कीजिएगा कि पिछले 2 साल में कितनी FDI है। देखिए FDI का पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इन्वेस्टमेंट जो है एज होल जो है ना हमें देखनी चाहिए। हम FDI की बड़ी बात करते हैं, FDI। सबसे बड़ा जो ड्राइविंग फोर्स होता है ना इन्वेस्टमेंट का, वो लोकल इन्वेस्टर होता है या लोकल आपके लोग होते हैं, लोकल बिजनेसेस होते हैं। जब आप ये देखेंगे, देखिए मैं एक सिंपल एग्जांपल, बड़े उसको आम जबान में एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कि किसी घर में अगर आप रिश्ते के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वो रिश्ता देने वाले अपनी बेटी का ये देखेंगे ना कि इनके पास जो अगर कोई दूसरे की किसी की बेटी है उसकी हालत क्या है, ठीक है, ये करते हैं ना, वो देख के फिर रिश्ता देते हैं ना। तो आप अगर ये देखते हैं कि आपके अपना इन्वेस्टर सफ़र कर रहा है, अपने बिजनेस सफ़र करते हैं, अगर अपनी इंडस्ट्री सफ़र करती है, तो बाहर से कोई क्यों आएगा? देखिए वैसे 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और वो मांगने से नहीं मिलती। नंबर 1 इज़्ज़त आपको मांगने से नहीं मिलती, अर्न करनी पड़ती है। दूसरी चीज़ होती है तवज्जो, मांगने से नहीं मिलती आपको। तीसरी चीज़ होती है मोहब्बत, मांगने से नहीं मिलती आपको। चौथी चीज़ मेरे नज़दीक सरमायाकारी है, मांगने से नहीं मिलती आपको। आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, खुद आता है इन्वेस्टर, चिड़िया खुद आती है उस जगह पे जहाँ पे बेहतर जो है वो अनाज होता है। लोकल इन्वेस्टर भी आपको इन्वेस्ट नहीं कर रहा ना आपके यहाँ, वो तो बाहर जाने की सोच रहा है, वो तो कह रहा है मैं कहीं और। आप देखें ये इससे ना मुश्किलात। अच्छा बजट की एक और चीज़ भी है कि कॉन्सिक्वेंसेस भी सोचने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक डिसीजन लेते हैं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इस पर काम बहुत कम होता है। आप कर लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, आप ये नहीं सोचते कि यार इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक्सपोर्टर को पे टैक्स लगाया, विच इज़ फाइन, टैक्स सबको देना है, हॉरिजॉन्टल इक्विटी बिल्कुल होनी चाहिए, हर किसी को टैक्स देना है, अपने हिस्से का जो है ना आपको कंट्रीब्यूट करना है। लेकिन आप जो है ना अगर ग्रेजुअल कर दें वो बेहतर है, बट उसमें क्या होगा, आपकी इन्फोर्समेंट बहुत वीक है ना। आप अगर ये सोचते हैं कि मैं टैक्स अगर बढ़ा दूँ तो टैक्स आ जाएगा, ऐसा नहीं है ना। टैक्स बढ़ा दें, कुछ भी कर लें, या उसी को टैक्स को एक्चुअली कम कर दें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिसका टैक्स इज ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट। आप ये समझें, टैक्स आइसोलेशन में कुछ नहीं है। तो हम ये सोचेंगे कि टैक्स बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा जब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। और टैक्स को कम करके इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्रूव होती है, क्योंकि टैक्स जब कम होता है तो लोगों के पास पैसा बचता है, वो इन्वेस्ट करते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, फिर टैक्स आपका जो है इंप्रूव होता है। खुर्रम भाई कोई नंबर हैं आपके पास? SIFC लास्ट 2 ईयर में कितनी FDI लेके देखिए FDI जो है ना वो आपका, मैं आपको एक्चुअली बताता हूँ कि 2012 से लेकर और 2024 के बीच में, या 23 लगा लें आप, ठीक है, तकरीबन कोई $15.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है। कितने साल हो गए? 10 साल हो गए ना रफली, ठीक है। 13 से लगा लें आप, 13 से 23 तक का एवरेज $2.25 अरब तकरीबन, ठीक है। और $2.25 बिलियन मैक्सिमम हुई आपके यहाँ, सही है। 2008 से पहले 6, 7, 8 में ना 5, 6 बिलियन डॉलर आपके सालों में आई है। मैं बताऊँ टेनर वाइज अगर आप बात करें, सबसे ज़्यादा PMLN के दौर में 2.89 बिलियन पर ईयर आई है, 2.89 बिलियन डॉलर्स। कौन से वाले टर्नओवर में कह रहे हैं? 13 से 17 के 13 से 17 वाले, ठीक है। मुशर्रफ का जो दौर था वो लॉन्गर टेनर था, 2000 से लेकर ऑनवर्ड्स आप देखिए 2008 तक का। उसमें एवरेज जो पर ईयर FDI थी 2.88 बिलियन डॉलर्स थी, क्योंकि वो नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ गए, 8 साल के ना, 8 से 9 साल, तो वो FDI एक्चुअली ज़्यादा थी, लेकिन वो नंबर ऑफ ईयर्स की वजह से एवरेज कम हो गया। थर्ड पे PTI की गवर्नमेंट में था,
2.1 रफली बिलियन डॉलर्स के करीब था। फिर उसके बाद फिर दूसरे PPP और उन्होंने किया, उनके थोड़ा कम था रिलेटिवली। तो भाई ऑन एवरेज तो कोई आप किसी ने मार का नहीं मारा ना ऑन एवरेज, ठीक है, बहुत कम डिफरेंस है ना। एवरेज तो आपके वही $2 बिलियन, 1.25 बिलियन डॉलर यही आया है। प्रॉब्लम ये हुई है कि इकोनॉमी में ग्रोथ आई कंजम्पशन की वजह से, विच इज़ फाइन, कंजम्पशन इकोनॉमी का कोई इशू नहीं था, एक्चुअली इंसेंटिव होता है प्रोड्यूसर के लिए कंजम्पशन इकोनॉमी। प्रॉब्लम ये हुआ कि हमने बाहर से कर्जे लेके अपनी जो है इम्पोर्ट्स को फंड, कंजम्पशन को फंड किया, अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं लगाई, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी, जिसकी वजह से जो काउंटर इफेक्ट होता है ना कि यहाँ से हम इंपोर्ट के लिए डॉलर बाहर भेज रहे हैं तो एक्सपोर्ट के लिए डॉलर आए भी तो सही, तो कैपेसिटी नहीं लगी, लोगों में इन्वेस्ट नहीं किया। देखिए सबसे बड़ा क्या होता है फैसल, पूरी दुनिया में ना 3 फैक्टर्स ऐसे हैं, और ये हिस्ट्री है 300-400 साल की रिसर्च की मैं बात कर रहा हूँ। 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कोई भी इकोनॉमी करती है ना तो उसका पोटेंशियल अनलीश होता है। सबसे पहली चीज़ है ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करना, लोगों में इन्वेस्ट करना। भाई आप दुनिया में कॉम्पिटेंट पाकिस्तानी कैसे प्रोड्यूस करेंगे कि वो जाके किसी भी जगह जाके कॉम्पीट कर सके? हमारे लोगों ने किया है बार, इसके बावजूद कि उनको वो इन्वेस्टमेंट नहीं मिली। ह्यूमन कैपिटल कह रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करना ये सबसे बड़ी चीज़ है। सेकंड होती है एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, एंटरप्रेन्योरशिप को, लोग बिजनेस करें, लोग एक्सपैंड करें, प्रोडक्टिविटी लगाएं, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप नंबर 1 इज़ आपका ह्यूमन डेवलपमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट। सेकंड इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। तीसरा है गवर्नेंस, सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस। देखिए गवर्नेंस बेहतर होती है तो ट्रांसपेरेंसीज, एफिशिएंसीज, क्रेडिबिलिटी, स्टैंडिंग, ये सब आती है ना। इन्वेस्टर आजकल, आज का जो इन्वेस्टर है ना वो सबसे शार्प है। वो क्या करता है, वो कहता है जी आप क्या, 2-3 चीज़ें, एक ये कि कंपेटिटिव लैंडस्केप आपको प्रोवाइड करना है। कंपेटिटिव लैंडस्केप यानी कि इंडिया में इतना टैक्स है, बांग्लादेश में इतना टैक्स है, वहाँ एनर्जी की प्राइस ये है, वहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये है, वहाँ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबिलिटी ये है, यहाँ पे ये, आपके पास क्या है? कंपेटिटिव लैंडस्केप। एक ये हो गया एनवायरनमेंट पूरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितना है, रेगुलेटरी कितना जो है आपका इकोसिस्टम बेहतर है, एफिशिएंट है। दूसरा है वैल्यू प्रोपोजिशन, आप ऑफर क्या कर रहे हैं, क्या है ऑफर करने के लिए आपके? भाई दुनिया सेमीकंडक्टर पे जा रही है, बैटरीज पे जा रही है, रिन्यूएबल्स पे जा रही है और एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज पे जा रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है। आप क्या ऑफर कर रहे हैं? आप टिपिकल कन्वेंशनल सेक्टर्स कर रहे हैं, सीमेंट, फर्टिलाइजर, स्टील, एग्रीकल्चर कर रहे हैं ना। नहीं एग्रीकल्चर ठीक है, लेकिन सीमेंट, फर्टिलाइजर, स्टील और इस तरह के जो कन्वेंशनल सेक्टर्स हैं वो दुनिया कर चुकी, आगे जा चुके हैं, उसमें कैपेसिटी लग चुकी। आप अपनी ज़रूरत पूरी करें वो अलग बात है, इम्पोर्ट्स को रिप्लेस कर दें वो अच्छी बात है, बट हमारे पास एक चीज़ है माइनिंग, बहुत बड़ा एरिया है। क्या उसमें वैल्यू एडिशन हम सोच रहे हैं? सबसे बड़ा, आपको पता है सबसे बड़ा जो कंडक्टर होता है, सबसे बड़ा जिससे आपके जो है ना ये चिप जो है आप लगती है जो, और जितने अप्लायंसेस हैं, जितने गैजेट्स हैं, जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, सबसे बड़ा कंडक्टर है कॉपर। और अल्लाह ने आपको इतना ब्लेस किया है, इसमें आपकी सोच है कॉपर में। क्या कॉपर को हम एक्सट्रैक्ट करके एक्सपोर्ट कर देंगे, यानी कि $100 की चीज़ भेज देंगे, या क्या हम $5000 की एक्सपोर्ट करेंगे वैल्यू ऐड करके? क्या इस पर हमने कोई स्टडी की है? कॉपर की कोई स्ट्रैटेजी है, या माइनिंग की कोई हमारे पास पॉलिसी है, कोई स्ट्रैटेजी है हमारे पास? इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऐसी कुछ है हमारे पास कि मुल्क के अंदर क्या यूएसपीज़ हैं, क्या कंपैरेटिव एडवांटेजेस हैं, हमारे पास क्या है और इन्वेस्टर को क्या चाहिए दुनिया में? क्या हम ट्रेंड रीड कर रहे हैं दुनिया में हो क्या रहा है? ये कुछ नहीं हो रहा। जब आप आइसोलेशन में रहेंगे, अनइन्फॉर्म्ड रहेंगे, ह्यूमन कैपिटल को डेवलप नहीं करेंगे। देखें सूबों के पास है ना हेल्थ एंड एजुकेशन, और आपको पता है सबसे बड़े प्रॉब्लम्स क्या है? मैं 2 प्रॉब्लम्स को 2 में तोड़ता हूँ। नंबर 1 इज़ ट्रांजिशनल प्रॉब्लम्स, जो हमने बात की, टैक्स बढ़ गया, एनर्जी के प्रॉब्लम्स हैं, इंटरेस्ट रेट का इशू है, एसओईज़ के मसले हैं, गवर्नमेंट का फुटप्रिंट है। ये ट्रांजिशनल है, मैं इसको बहुत बड़े प्रॉब्लम नहीं कहता, ये ठीक हो सकते हैं, विद इन 1 या 2 या 3 ईयर्स हो सकते हैं। जनरेशनल प्रॉब्लम जो है ना हमारे यहाँ वो बड़े हैं। भाई 28 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल है यार। आप सोच सकते हैं आपका मासूम बच्चा स्कूल से बाहर है और सिग्नल पे खड़ा हुआ है, बेचारे के पास खाने का नहीं है, कुछ नहीं है, आपसे मांग रहा है, और वो बच्चा स्कूल में नहीं है। यार आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वेस्ट में बच्चा आउट ऑफ स्कूल हो जाए। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री, अब वहाँ पे स्कैंडिनेवियन बच्चा अगर आउट ऑफ स्कूल है ना तो वो पूछा जाता है आपसे कि कहाँ है बच्चा। एक्चुअली वो ओन करते हैं उस जनरेशन को ना, जो गवर्नमेंट है। तो कहने का मतलब ये कि आपके 28 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में, लार्जेस्ट ये अमाउंट वो है आपके साइज बच्चा आउट ऑफ स्कूल। आप सोचें आपने अपने सही न्यूक्लियर एसेट्स स्टेक पे लगा दिए। खुर्रम भाई अब ये भी देखें ना कि देखें हमारे तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे बाहर हैं, आपने अभी कहा। उसके बाद जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं
जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनकी क्या काबिलियत है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अब जब इस तरह का ह्यूमन कैपिटल आने वाले 20 सालों में जब हमारा होगा तो हम कैसे ग्रो करेंगे? मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि मैंने तो ट्रांजिशनल बताया कि जी शॉर्ट टर्म इश्यूज वो हैं कि जी टैक्स और एनर्जी और इंटरेस्ट रेट्स, ये इसमें इन्वेस्टर इसलिए देखता है कि जी कंपेटिटिव लैंडस्केप क्या है, क्या आप ऑफर कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म इशू जनरेशन ये है, आपको पता है आपके यहाँ 18% जो शादीशुदा ख़वातीन हैं, यंग बच्चियाँ हमारी, उनके जो औलादें होने वाली हैं, कंसीव करती हैं, वो उनका 44% बच्चा पहले ही स्टंटेड है 44%। और 5 साल से नीचे जो हमारे टोटल बच्चे हैं 5 साल से नीचे, उसका 40% स्टंटेड है, यानी कि आयरन की कमी है, दिमाग बेचारे का एवरेज हो जाएगा। और जो औरतें हैं, आपको पता पॉपुलेशन आपकी 47 में कितनी होने जा रही है? 26 करोड़, 300 मिलियन तक पहुंच जाएंगे आप। जो ग्रोथ, आपको पता है आपकी ग्रोथ क्या चल रही है? 2%, 2.5%। अब 2% 2.5% बढ़ रही है और ग्रोथ 2%। ठीक है, अच्छा मैं इसको भी कहता हूँ, ये अभी क्या है भाई, पॉपुलेशन ग्रोथ, बच्चों की स्टंटिंग, माएँ, सबसे बड़ी बात, किसी ने कहा था कि मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें बेहतरीन जनरेशन देता हूँ। वो क्या हमें पता नहीं है? तो बच्चे हमारे आउट ऑफ स्कूल, जो न्यूक्लियर एसेट्स रियल सेंस में है ना, वो हमारे बच्चे हैं। उनको अभी SIFC ने एक डिसीजन लिया था कि वो एजुकेशन पे शुरू कर दिया है। तो मेरे कहने का मतलब ये हमें करना है, हमें 2 pronged स्ट्रैटेजी चाहिए। नंबर 1, ये शॉर्ट टर्म इश्यूज़ जो हैं IMF के साथ, फंडिंग के प्रॉब्लम, लिक्विडिटी के इश्यूज़, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, प्लस ये जो मैंने बताया कि टैक्स, इंटरेस्ट रेट्स, ये सारा इस लैंडस्केप को ठीक करें। क्या इन्वेस्टर मांग रहा है, लोकल क्या कह रहा है, उसको प्रायोरिटाइज़ करें। ये लोकल इन्वेस्टर जाके फॉरेन को खुद लेकर आएगा। सेकेंडली, जनरेशन प्रॉब्लम पे प्लीज़, ये प्रोविंसेस का काम है, लोकल गवर्नमेंट्स का काम है। अगर लोकल गवर्नमेंट्स बने तो प्रोविंसेस देखें कि भाई हम हेल्थ एजुकेशन में क्या कर रहे हैं। हमारे बच्चे अगर स्टेक पे हो गए तो हमारी जनरेशन ख़राब होगी, तो मुल्क चलेगा कैसे आगे? तो ये जो जनरेशनल प्रॉब्लम है ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा है कंपेयर टू ये ट्रांजिशनल प्रॉब्लम। अच्छा खुर्रम भाई, ये बताएं कि SIFC हमारा जो है वो मईशत के मामला भी देख रहा है, तो क्या ही अच्छा होता है कि SIFC की ये प्रायोरिटी अगर होती कि FDI, तो जाहिर सी बात है जब तक मुल्क के हालात अच्छे नहीं होंगे, आपने भी कहा कि FDI नहीं आएगी, तो मुल्क के हालात की तरफ तवज्जो है। आपको लगता है कि FDI लाने में कामयाब हो जाएगा SIFC? देखें, ये बड़ा अच्छा सवाल है। SIFC का जो प्लेटफॉर्म है ना, ये एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म है, और आपको ये ट्रांजैक्शनल प्लेटफॉर्म क्रिएट करना था कि एग्जीक्यूशन ना रुके। प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन का अब हल हो गया। SIFC में देखें, दोनों जो है ना कैटेगरीज बैठती हैं, फोर्सेस भी बैठती हैं, पॉलिटिशियंस भी, सिविलियंस भी बैठते हैं। सिविलियन में कौन लोग हैं? 4 CMs बैठते हैं उसमें, प्राइम मिनिस्टर है उसके अंदर, पूरी ब्यूरोक्रेसी आपकी, ठीक है, ये सारे बैठते हैं। नंबर ऑफ पीपल देखें उसमें कितने, और हेड कौन करता है इसे? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि SIFC आपने बनाई, उसका एग्जीक्यूशन का एक आपने तेज़ी दे दी, तेज़ एग्जीक्यूशन आपने ऑफर की। प्रॉब्लम ओरिजिनेशन में यानी कि आपको लेकर आने में प्रॉब्लम है। SIFC ने कहा कि जी ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये अप्रूवल का तरीका है, एक सिंगल विंडो हमने बनाई है जिस पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, और लोकल इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं, जाके बात हो रही है, तो एटलीस्ट शुरू हो गई चीज़। मैं ये कहता हूँ आउटकम्स क्या है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किस तरह का आप जो है ना प्लेटफॉर्म बनाएं। आउटकम्स क्या है? आउटकम्स में थोड़ा वक्त लगता है जब स्ट्रेटेजिक लेवल पे होते हैं। मिसाल के तौर पे आप सऊदी अरेबिया गए, उनके लोग आए, यहाँ पे बात हुई, आपने P2P मिलवाया। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हमारे कैपेसिटी प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं है। मैं आपको बताऊँ, सऊदी अरेबिया ये कहता है कि जी आप मुझे ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई प्रोजेक्ट बताएं या साइबर सिक्योरिटी में कोई प्रोजेक्ट बताएं, और अपना कोई, उनके साइजेस बहुत बड़े हो गए हैं, $100 मिलियन प्लस का प्रोजेक्ट बताएं। अरे हमारे पास प्रोजेक्ट का साइज ही नहीं है इतना, आप मुझे बताएं वो क्या करेंगे फिर? SIFC का मसला नहीं है ना, ये प्राइवेट सेक्टर में भी कैपेसिटी नहीं। वो कहते हैं यार वो आप हम मुझसे जो है बेसिक जो है ना सॉफ्टवेयर बनवा लें। हम अगर बेसिक चीज़ में डील कर रहे हैं और दुनिया सेमीकंडक्टर्स, रिन्यूएबल्स, आपके क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस टेक, करेंसी के नए जो है वो बिटकॉइंस और नया पूरा फ्रेमवर्क आ गया उनका। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, आपके पास प्रोजेक्ट्स ही नहीं। मैंने शुरू में क्या कहा, मैच मेकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम क्या ऑफर करते हैं, दुनिया को क्या चाहिए। अगर हम वो ऑफर नहीं कर रहे और दुनिया का वो इंटरेस्ट नहीं है, तो भाई दुनिया के इंटरेस्ट पे कैचअप करें ना, कि हम वो तैयारी करें, अपनी पॉलिसीज़ को उस तरह से लेके जाएं कि लोग, और फिर लोगों में इन्वेस्ट करें ना। ये पूरा होलिस्टिक मॉडल है। तो SIFC को ना, इसको एजुकेशन को भी टेकअप करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर CMs भी हैं, CMs प्रोविंशियल है ना। SIFC के अंदर जैसे CCI, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है। खुर्रम भाई, आप कह रहे हैं कि एजुकेशन भी वो ले लें, एग्रीकल्चर भी वो ले लें, सब कुछ वो ले लें? नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
मैं ये नहीं कह रहा कि एजुकेशन को एग्जीक्यूट वो करें। भाई अब मुझे बात बताएं, 18 अमेंडमेंट के बाद कितने साल हो गए? 16 साल हो गए तकरीबन, 16-17 साल हो गए, 15-16 साल हो गए, ठीक है, 9 में हुई थी ना। तो अगर मैं ये करता हूँ कि मैं ये डिवॉल्व नहीं कर रहा मज़ीद, सही है, और मैं एजुकेशन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, मैं बजट करता हूँ लेकिन घोस्ट एम्प्लॉयज़ एजुकेशन में बहुत हैं, नए स्कूल्स नहीं बन रहे, पीपीपी मोड में बहुत ज़्यादा, इक्का दुक्का एग्जांपल्स हैं, हेल्थ केयर की भी इक्का दुक्का एग्जांपल्स हैं, ऐसा नहीं है। पंजाब ने किया है, सिंध ने भी थोड़ा काम किया है, KPK ने किया, बलुचिस्तान में बहुत कम काम हो रहा है रिलेटिवली। बट मैं ये कह रहा हूँ SIFC ये डिसीजन तो ले सकती है कि जी आप प्रोविंशियल आप CM बैठे हैं चारों, आप लोग काइंडली इन फैक्ट्स को देखें और प्राइम मिनिस्टर ये फैसला करे कि जी आप डिवॉल्व करें और आप इस पे फोकस करें। हमारी आवाम पिस रही है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे जो है वो बेचारे स्टंटेड हैं, प्लस हमारे बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। भाई हमारी जनरेशन एट स्टेक है ना, तो SIFC डिसीजन तो ले सकती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। खुर्रम भाई देखें, उसमें वज़ीर आज़म भी हैं, चारों CM हैं, सिर्फ एक फ़र्क ये है कि उसमें हमारी फौजी अफसरान के भी लोग हैं, ठीक है। तो मगर क्या हम डंडे से ही काम करेंगे? अगर उनको हटा दिया जाए तो ये मामला हमारे वज़ीर आज़म और CM का है ना। क्या हमारे सर पर जब तक डंडा नहीं पड़ेगा, कह लें फ़ौज का डंडा नहीं पड़ेगा, तब तक हम काम नहीं करेंगे? फिर तो हम एक लीगल रास्ता उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे कि हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में और गवर्नमेंट में इंटरफेयर होकर ये चीज़ें देखें। मैं कह रहा हूँ SIFC की यूटिलाइजेशन अगर ये रिजल्ट प्रोड्यूस करती है जिसमें बच्चे हमारे स्कूल में चले जाते हैं, या हमारी जो बच्चियां हैं या हमारी माएँ जो हैं, बहनें, वो उनको अच्छी हेल्थ मिलती है ताकि अच्छी जनरेशन बिल्ड कर सकें, तो क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं होना चाहिए? मैं आउटकम फोकस्ड हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बिल्कुल सिविलियन ही रूल होना चाहिए और सिविलियन ही इसको लीड करें और डिवॉल्व होना चाहिए। मैं तो आपसे शुरू में ये कह रहा हूँ कि डिवॉल्व होना चाहिए, डिवोल्यूशन होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, ये सारी पावर्स हों। भाई अगर नहीं हो रहा और SIFC में सबकी रिप्रेजेंटेशन है तो वहाँ ये बात तो हो सकती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बात तो हो सकती है कि जी देखें एजुकेशन पे क्या हो रहा है। खुर्रम भाई ये चीज़ भी तो है ना, SIFC ऑलरेडी जिन चीज़ों पर काम कर रही है उसमें क्या आउटकम आया है, ये बिल्कुल सही बात है। मज़ीद एक दे दें, ये बिल्कुल सही नहीं, ये बिल्कुल सही बात। देखें SIFC तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस तो कर सकती है ना, उसका मैंडेट बड़ा होता जा रहा है, डिस्कस कर सकती है वो, और वो ये कर सकती है कि जी आप करें इस पर। अगर कोई ध्यान नहीं है किसी का और हम नुकसान उठा रहे हैं तो कोई तो आके कहेगा ना कि जी इसको आप करें, ठीक है। सेकेंडली SIFC का मेन मैंडेट था इन्वेस्टमेंट रेज करना, ठीक है, जिसके अंदर आप कह रहे हैं कि यार अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट तो आई नहीं। ऐसा ही है। देखें जिस लेवल की इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, $5 अरब या $25 अरब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए वहाँ और उनके साथ एक डिस्कशन हुआ, प्राइम मिनिस्टर भी गए और फिर साथ में पूरा एक डेलीगेशन गया, वापस आया तो कमिटमेंट हुई $25 बिलियन की 5 साल की, ठीक है। तो $5 बिलियन पर ईयर हो गए, उन्होंने कमिटमेंट दे दी और हमारी जो लीडरशिप की कमिटमेंट ले आई। अब नीचे कोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स होंगी, कुछ प्राइवेट P2P होंगी, प्राइवेट सेक्टर करेगा। एक्चुअली कौन ड्राइव करता है? प्राइवेट सेक्टर ड्राइव करता है, गवर्नमेंट नहीं ड्राइव करती कहीं पे। चाइना अपने पूरे सेक्टर को साथ लेके जाता है और कहता है जी मेरी कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। सो डज इंडिया, GCC भी यही करता है, ठीक है। वो कहता है जी हमारी कंपनीज के साथ डील करें, हम पीछे खड़े हैं एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए, एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए खड़े। अच्छा खुर्रम भाई ये बताएं कि हमारा जो लोकल, आपने कहा ना कि अगर FDI लानी है तो पहले लोकल सरमायाकारी लानी होगी, तो हमारा लोकल इन्वेस्टर जो है वो क्यों डरा हुआ है? उसने तो यहीं से कमाया है, यहीं से नाम बनाया, पैसा बनाया। अब अगर मुश्किल वक्त है तो हम निकलना चाह रहे हैं इससे, तो हमारा लोकल सरमायाकार क्यों पैसा नहीं लगा रहा है? इसका क्या रीज़न है? देखें सरमाया जो सरमाया एक्चुअली जहाँ रिटर्न्स होते हैं ना उस तरफ जाता है। सीधी सी बात है ना भाई, आप ने कोई चैरिटी तो नहीं खोली भी, आपको रिटर्न्स नज़र आएंगे, स्टेबिलिटी नज़र आएगी, आउटकम्स नज़र आएंगे, तो आप काम करेंगे, आप बिल्कुल लगाएंगे। आपको जब पता होगा कि जी मेरा टैक्स रेट जो है वो इतना ज़्यादा डबल हो गया पूरे रीजन से, मेरी एनर्जी की कॉस्ट जो है वो 4-5 टाइम्स हो गई है, मेरा इंटरेस्ट रेट, मुझे जो कैपिटल है, 3-4 चीज़ें होती है ना, आपको एनर्जी मिलनी चाहिए, आपको जो है वो टैक्स रेट कम होना चाहिए, आपको इंसेंटिवाइज होना चाहिए जो आप परफॉर्म करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कम होना चाहिए और अच्छी ह्यूमन रिसोर्स आपको मिले, ठीक है। टेक्नोलॉजी आप लेकर आते हैं, मार्केट आप लेकर आते हैं और प्रोडक्ट आप क्रिएट करते हैं, ये होता है ना आपका एक मिक्स। तो आपको अगर एक पूरी साइड जो कि सपोर्ट करती है बिजनेसेस को, वो इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा सख्त हुई हुई है, तो वो क्यों इन्वेस्ट करेगा? भाई मैं तो इसमें तमीज़ ही नहीं करता ना कि फॉरेन इन्वेस्टर हो या लोकल हो, मैं तो कहता हूँ इन्वेस्टर तो वही होता है, वही आएगा जिसको ये एनवायरनमेंट ठीक लगेगा,
जिसको रिटर्न्स अच्छे लगेंगे, जिसको अपनी स्टेबिलिटी नजर आएगी, क्लैरिटी नजर आएगी, प्रिडिक्टेबिलिटी होगी हर चीज़ में, पॉलिसी कंसिस्टेंसी होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, वो नहीं होगा तो मैं कैसे करूँगा? आप किसी को भी बोलते रहे, वो आप मिल के चाय पी के अच्छा सलाम तो करके चले जाएंगे, कोई नहीं करेगा। देखिए SIFC की मैं बात कर रहा था, आप जो कह रहे थे कि ये क्यों नहीं आया अभी तक। देखें ये जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं इनमें थोड़ा वक्त लगता है। वक्त किस तरह लगता है कि जी आप माइनिंग की बात करते हैं, 3 बिलियन डॉलर की, 2 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की, तो निगोसिएशंस, डिटेलिंग, उसके जो है ना जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका बाय इन, उसमें वक्त लगता है। एक सर्टन पॉइंट पे एकदम से मटेरियलाइज चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं होता है SIFC बनाई कल बिलियन डॉलर आ गए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा प्रोग्राम लिए दुनिया में हमने। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो है ही नहीं इन्वेस्टेबल जो होना चाहिए। अच्छी बात यह कि एक साल में स्टेबिलिटी आई कुछ चीज़ों में। किस तरह से? हम IMF प्रोग्राम में गए, छोटा प्रोग्राम लिया, एक कॉन्फिडेंस आया इन्वेस्टर का थोड़ा, उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता आपको स्टॉक्स में थोड़ी सी बेहतरी नजर आई। साथ साथ आपके इंटरेस्ट रेट्स अब नीचे आना शुरू हुए, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे चली गई थी, अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हुई। ठीक है, तो एनवायरनमेंट में स्टेबिलिटी आई। सबसे बड़ी बात फैसल, करेंसी स्टेबलाइज हो गई। ठीक है, वो आपने पकड़ दगड़ के किया। स्टेट बैंक का अच्छा उसमें था कि उसने रिफॉर्म किया एक्सचेंज सेक्टर को ना, बड़ों को छोटों को काट दिया, बड़ों को कंसोलिडेट करो और ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चले गए। तो ये सारे काम हुए जिसकी वजह से आपको स्टेबिलिटी नज़र आई करेंसी में, जिसकी वजह से MNCs का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रिस्टोर हुआ। तो आपने स्टेबिलिटी अचीव की। आज आपके रिजर्व्स जो है ना वो $9.5 बिलियन पे पहुंच गए, जो $4.5 बिलियन थे पिछले साल। आप डिफ़ॉल्ट के करीब थे भाई, आप निकल आए ना ऊपर। तो SIFC हो, केयरटेकर गवर्नमेंट हो, या पिछली गवर्नमेंट हो, या कलेक्टिवली स्टेक होल्डर्स का काम हो, उन्होंने स्टेबिलिटी रिस्टोर की। ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ कोर्स, आम आदमी पे फ़र्क पड़ा उसका, लेकिन स्टेबिलिटी आ गई। उसके बाद क्या करना है? अब है रिफॉर्म्स का टाइम, अब है पॉलिटिकल विल का टाइम, अब है गवर्नमेंट के रेट का, अब इन्फोर्समेंट का टाइम है, अब है सही से आपको आगे चलना है। अब नहीं करेंगे तो बहुत देर होगी, फिर इन्वेस्टर भी ये कहेगा कि जी स्टेबिलिटी आप बार बार अचीव तो कर लेते हैं, बस स्टेबिलिटी से आगे भी तो बढ़ें, ग्रोथ भी तो लेकर आएँ। लेकिन एनर्जी का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है फैसल, बहुत बड़े रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे देखिए, आज जो ना एक सिंगल बायर मार्केट है। सिंगल बायर मार्केट क्या होती है कि गवर्नमेंट ही बना रही है, गवर्नमेंट ही बेच रही है, गवर्नमेंट ही डिसाइड कर रही है। तो अब सिंगल बायर मार्केट है तो आपको मल्टी बायर मार्केट की तरफ जाना पड़ेगा, जब बहुत सारे प्लेयर आएँ, बनाएं भी, बेचें भी, खुद मार्केट क्रिएट करें, रिटेल और होलसेल दोनों मार्केट क्रिएट करें। ठीक है, आज के इलेक्ट्रिक जो है उनका एक निज़ाम है यहाँ पे, उसके ऊपर व्हीलिंग ही नहीं हो सकती, टोलिंग ही नहीं हो सकती कि और ज़्यादा आएँ, इन्हीं का निज़ाम यूज़ करें, इन्हीं को रेंट दें और अच्छे आपको प्राइस जो है ना वो दें, कंपेटिटिव आपको प्राइस पे बिजली दें। प्रीपेड कार्ड्स होते हैं, रिकवरी कितनी इंप्रूव हो जाएगी। प्रीपेड कार्ड के आप अपने मीटर लगाएं, प्रीपेड कार्ड होगा आपका, आपने कहा कि जी 1000 रुपये की बिजली, 1000 रुपये कार्ड स्क्रैच के जैसे फ़ोन का करते हैं आप, 1000 रुपये जहाँ पूरे हुए वहीं पर ही आप दोबारा कार्ड लेना पड़ेगा, वरना बिजली नहीं होगी। हर जगह ये होता है। तो ये निज़ाम ठीक करें। फिर प्रोविंशलाइज करने की बात हो रही है कि जो देखें आपके प्रॉब्लम क्या है, जनरेशन का प्रॉब्लम, एनर्जी जनरेशन का मसला नहीं है, बिजली बनाने का प्रॉब्लम नहीं है हमारे यहाँ, बिजली पहुँचाने का प्रॉब्लम है, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रॉब्लम है आपके यहाँ। और सबसे ज़्यादा लॉसेस वहीं हैं। 100 यूनिट बनते हैं तो 29 यूनिट आपके जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। तो वहाँ, और पता है आपको सबसे ज़्यादा जो SOEs हमने शुरू में बात की, जो स्टेट ओन एंटिटीज़ हैं, पब्लिक कंपनीज़ हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा लॉस मेकिंग कौन सी हैं? ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं भाई। कोयटा और पेशावर के, इलेक्ट्रिक सबसे ज़्यादा, हाँ, और पेशावर भी माशाल्लाह साथ साथ है। तो भाई इतने बिलियंस ऑफ रुपीज़ के लॉसेस हैं, उनको रीस्ट्रक्चर करें ना। देखें, और अगर SOEs को बेहतर करना है तो सेक्टोरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। सेक्टोरल रिफॉर्म से बात यही है, मल्टी बायर मार्केट है आपकी, आपका सिंगल बायर मार्केट ख़त्म हो जाए, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेस्टमेंट आपकी हो, आपको खुद भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो खुर्रम भाई, यानी कि फिर हमें अनकरीब में बेहतरी के आसार तो नज़र नहीं आ रहे। जब तक ये बिजली और गैस की कीमतें कम नहीं होंगी, हमारी इंडस्ट्री जो है वो नहीं बढ़ेगी, तो हालात कैसे बेहतर होंगे? एनर्जी का रिफॉर्म चाहिए ना। आज ये एज ऑफ यस्टरडे वाली बात है कि आज ही से शुरू करना है, नहीं करेंगे तो डिले कर देंगे मजीद। आप अगर 2 साल और डिले करते हैं तो 6 साल और आपको नुकसान होगा। भाई कैसे करें? हमारे तो IPPs से मुआहदे हैं, पीछे थोड़ी हट सकते हैं जब तक वो पूरे नहीं होते। आप देखिए CPAC में जितनी IPPs हैं उसका 80% गवर्नमेंट अपना जो में स्टेक है, वन और द अदर में। IPP के मुआहदे में एक सोल्यूशन ये है कि जी उनको आप कन्वर्ट कर दें। देखिए टोटल जो है ना पब्लिक डेट है फॉरेन, वो है $100 बिलियन के करीब। ठीक है, और जो टोटल डेट है जिसमें प्राइवेट पोर्शन भी आता है वो तकरीबन $130 अरब तक है। तो $100 बिलियन पब्लिक डेट में से जो चाइना का हमने देना है वो तकरीबन कोई 27-28 अरब है। उसमें से ये CPAC का, ये IPPs का जो
पोर्शन है रफली कोई $15 बिलियन के करीब बनता है, ठीक है। तो वो होता है ना कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, अगले साल 2 ट्रिलियन रुपया है, 2000 अरब रुपया कम नहीं होता वो आपको, और उसका फिर डॉलर में कन्वर्ट करना निकलना होता है ना, उसका एक पोर्शन है डॉलर में निकलता है जो। कहने का मतलब ये है कि इसको आप चाइना के साथ बैठ के, आपका आयरन ब्रदर है, चाइना के साथ बैठ के इसको डील करें। लेकिन प्रॉब्लम ये, हमने चाइना को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी किया है फ्रैंकली पिछले कई सालों से, और उनके साथ फिर वो ये कहते हैं कि जी आप हमारे पैसे ही नहीं दे रहे कैपेसिटी पेमेंट्स के, तो हम आपको मज़ीद इन्वेस्टमेंट कैसे करें। सीधी सी बात है, लॉजिकल बात। फ्रेंड्स भी आपको ये कहेंगे तो सही ना कि भाई पहले वाले हमारा हिसाब आपने जो रखा है वो क्या है। तो उसमें ये बात की जा सकती है कि आप इस वाले को लॉन्ग टर्म लोन में कन्वर्ट कर दें, लॉन्ग टर्म लोन में, ताकि हमारे पास इनिशियल जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ रहा है रीपेमेंट का, हम आपकी पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट आपकी ड्यू हो रही है, बट कन्वर्ट कर दें इसकी पेमेंट्स को, जैसे रीप्रोफाइलिंग होती है कि आप 2-3 साल तक छोड़ दें, ये बात करें ताकि आपको एक रूम मिले। लेकिन देखें ये सारी चीज़ें ना कलेक्टिवली आपको देखनी होंगी। मिसाल के तौर पे आप एक तरफ कहते हैं कि जी ये आप रूम दे दें मुझे यहाँ से, वहाँ से इंटरेस्ट रेट नीचे हो जाता है, आपके यहाँ रूम मिल जाता है, लेकिन यहाँ आप फिजिकल पोजीशन अपनी ठीक नहीं करते, खर्चों को कम नहीं करते, अपने कर्ज़ों को रीप्रोफाइल नहीं करते, प्राइवेटाइजेशन में आप अपने एसओईज़ को जो है बंद नहीं करते या बेचते नहीं है, या उनका कोई हल नहीं निकालते, या फिर आप पेंशन की रिफॉर्म्स नहीं करते, तो ये कलेक्टिवली हो सकता है, या इसका होलिस्टिक पूरा एक मॉडल होगा ना, पॉलिसी पूरी। एक तरफ रिलीफ आप कहते हैं कि जी मुझे दे दें, आईएमएफ भी कहेगा जी अच्छा आप अपने, आईएमएफ का तो हमने सिर्फ 7-8 अरब डॉलर देना, ज़्यादा थोड़ी आईएमएफ का, सबसे बड़ा लेंडर आपका चाइना है, सबसे बड़ा लेंडर, 100 में से 28%, 30% लगा लें आप, चाइना है आपके पास, तो चाइना से बात करें ना। उसके बाद सऊदी अरेबिया, यूएई, इनका पोर्शन आता जा रहा है। तो थे हमारे वज़ीर आज़म साहब, कुछ मिला वहाँ से? उनका जो मैंडेट था वो सीपैक पे था कि जी सीपैक को दोबारा आप रिज्यूम करें, अच्छा है, क्योंकि पहले हमने प्रोजेक्ट्स तो लगा लिए, प्रोजेक्ट्स को मोनेटाइज भी करना है कि कैसे आप, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया, मैं थोड़ा सा इस पर एक्सप्लेन करता हूँ। आपको पता है जो इन्वेस्टमेंट्स दुनिया में हुई हैं कंट्री वाइज, वो बड़े कंट्रीज़ छोटे कंट्रीज़ में गए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो क्यों गए? देखें अभी अपॉर्चुनिटी क्या है, चाइना और यूएस की ट्रेड वॉर चल रही है पिछले 4-5 साल से, ऐसे ही है, जहाँ वो कहता है चाइना पे सैंक्शंस बनाता है कि जी चाइना जो है ना यहाँ पे डंप करता है, जो भी है। दूसरा, चाइना की अपनी इंटरनल जो कैपेसिटी है ना, ओवर कैपेसिटी हो गई है। तीसरा, पता है क्या सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, चाइना की अपनी जो लेबर है ना, उसका जो कॉस्ट है वो मैसिव हो गई है। मैं आपको बताऊँ, लेबर कॉस्ट है उसकी $1660 पर बंदा, ये इतनी ज़्यादा है जितने हमारी पर कैपिटा इनकम है। भाई आपकी पर कैपिटा इनकम $1600 है साल की, उनकी लेबर कॉस्ट खाली जो है ना पर लेबर $1660 है। तो सर इतनी चीप प्राइसेस पर क्यों चीज़ें क्यों हैं इसकी? आपके यहाँ कितनी है? अब महंगी होती जा रही है ना। अच्छा, आपके यहाँ कितनी है? आपके यहाँ जो लेबर कॉस्ट है वो $150 है। भाई आपका पर कैपिटा इनकम तो अब अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, बहुत बड़ी। आप समझे मेरी बात, हमारी साल की पर कैपिटा इनकम $1600 है लेटेस्ट। चाइना की पर लेबर कॉस्ट है $1660। मैं जापान की एग्जांपल देता हूँ। जापान ने क्या किया थाईलैंड के साथ? थाईलैंड पता आपको 1989 में, 90s, अर्ली 90s कह लें, उस वक्त ना या तो फिशिंग करते थे या लो कॉस्ट टूरिज्म था उनके पास, कोई और चीज़ ही नहीं थी। उनके ख्याल आया उनको कि भाई हमारे पोटेंशियल बहुत हो सकता है, हम पूरा हब बन सकते हैं, किस जगह पर हैं हम। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन का प्लान बनाना शुरू किया। और सबसे पहले किसके पास गए पता है आपको? उन्होंने कहा यार मोस्ट वेल्दी इकोनॉमी कौन सी है? उस वक्त जापान थी ना 90। उन्होंने कहा जापान के पास जाते हैं, बेस्ट तो वही है। जापान के पास गया, उन्होंने इन्वाइट किया कि हमारे पास आ जाएं, लैंड देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, पॉलिसी देते हैं, इंसेंटिव देते हैं, इन्वेस्ट करें हमारे। जापान ने अपनी ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज सारी मूव की वहाँ, ठीक है। तो उसने इन्वाइट किया उसको, जापान को सेकेंड होम मिला। उसने कहा मैं यहाँ सारा बनाता हूँ, अपने पास सिर्फ खर्च करूँगा या सेव करूँगा या जो भी करूँगा, ठीक है। तो ये हुआ थाईलैंड के साथ। वियतनाम के साथ एप्पल ने क्या किया, यूएस कंपनी एप्पल ने 2019 में $14 बिलियन डाले एप्पल ने। क्यों डाले? उसने कहा चाइना की मेरी जो सोर्सिंग है वो अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर की वजह से हर्ट हो रही है और वहाँ लेबर कॉस्ट बढ़ रही है। सेकंड कहाँ है जगह बताएं हमें? वियतनाम। उन्होंने वियतनाम चूज़ किया, वियतनाम पूरी सप्लाई चेन खड़ी की वहाँ पे। आपको पता है इस वक्त जो आईफोन आपके पास आता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा वियतनाम से आ रहा होता है, ठीक है। $14 बिलियन उस वक्त डालें। एप्पल ने अभी रिसेंटली इंडिया में 12 बिलियन डॉलर्स डाले एप्पल की जो है सोर्सिंग लगाने के लिए। सैमसंग इंडिया से $5 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है मोबाइल फ़ोन्स की, वहीं बना के वहीं चीज़ फिनिश प्रोडक्ट करके $5 बिलियन की। पॉलिसी
क्लैरिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि चाइना क्या कर सकता है अभी। चाइना को इस वक्त सेकेंड होम चाहिए, ठीक है, और चाइना की लेबर कॉस्ट ज़्यादा है। चाइना को हमने सी पैक दिया हुआ है, सी पैक पे हम ये करें, हम कहें जी आप अपनी इंडस्ट्री लाएं, हम आपको जगह देते हैं, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, हम आपको इंसेंटिव्स देते हैं। आपको पता है क्या होता है चाइना में, ये दूसरे जो कंट्रीज जो एक्सपोर्ट ड्रिवन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे मिसाल के तौर पे वो हैं SEZs जो होती हैं, ठीक है, जो फ्री इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, जहाँ पे आपको टैक्स की छूट होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है। चाइना में क्या होता है, चाइना प्रोवाइड करता है लैंड, यूटिलिटीज़, अपफ्रंट कॉस्ट फ्री होती है उनकी। ठीक है भाई ऐसे ही होना चाहिए ना। मैं आपको कहता हूँ मेरी लैंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बिल्ड करके देता हूँ, यूटिलिटीज़ मैं देता हूँ एज अ स्टेट, और मैं आपको टैक्स का इंसेंटिव भी देता हूँ। मेरे पास इंडस्ट्री लगाओ, यहाँ से एक्सपोर्ट करो, ठीक है। आपको क्या लाना है, आपको लाना है प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स मेरी डेवलप करोगे, साथ मिलके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा और मार्केट लेकर आओगे, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन बनता है, चाइना नहीं किया है। ये तो पैसा हमारे लग रहा है फिर। कहाँ लग रहा है पैसा? आप कह रहे हैं ना कि बिल्ट हमें करके देना जी है। मैं आता हूँ आगे। हाँ। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटी की मैंने बात की है ना, इसको आप रेंटल में कन्वर्ट करते हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, 10 करोड़ की ज़मीन है जी, आजा ले लें, इतना पोर्शन है उसका। बुनकासिम देख लें, फैसलाबाद देख लें, और इंडस्ट्रियल जोन उठाए ना ज़रा। SEZ में हमारे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही पता है? हम कहते हैं 10 साल का आपको ना टैक्स फ्री हम इंडस्ट्रियल जोन देते हैं। अच्छा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप अपना बिल्ड करेंगे, इंटरनेट भी आप अपना लेकर आएँ, यूटिलिटीज़ भी आप जो है बिल्ड कर रहे हैं, हम आपको बेसिक कनेक्शन दे देते हैं, चलें ठीक है। तो आप अपफ्रंट इतनी बड़ी कॉस्ट उससे ले लेंगे, 10 करोड़ 20 करोड़ पर कनाल पर जो है वो एकड़, तो भाई उसकी तो फिजिबिलिटी आउट हो गई ना। अगर वो 2 अरब का प्रोजेक्ट लगाता है, 5 अरब का लगाता है, उसमें से ज़मीन की कॉस्ट आप 40% लगा लेंगे, 50%, तो बाकी क्या रहेगा? तो भाई वो कॉस्ट उसकी ख़त्म कर दें आप ये कहें यार आप 30 साल 25 साल का प्लान 25 साल तक आप लगाएं, इसके एक वर्कआउट करें। 25 साल के अंदर ये जो यूटिलिटीज़ और ज़मीन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, इसको रेंटल में कन्वर्ट करें, हर साल मुझे पैसे देते रहे, तो उसकी कॉस्ट इनिशियल कॉस्ट कम हो गई, उसकी फिजिबल हो गया प्रोजेक्ट। भाई ये टेक्निकलिटी समझे ना, इन्वेस्टर क्यों आएगा? आप ऐसी चीज़ खोल के बैठे हैं, आपने कहा 10 साल का टैक्स बेनिफिट है, दूसरे पे आप कहते हैं नहीं 1.25% आपने टर्नओवर टैक्स देना है, जो इक्विवेलेंट हो जाता है अगर आप 15 साल या 20 साल पे प्रॉफिट्स लेकर आएँ, 29% जो प्रॉफिट है प्लस 10% जो सुपर टैक्स है, उसके इक्विवेलेंट हो जाता है। यानी कि आप डिसेप्टिव मार्केटिंग कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। फिर आप ये कहते हैं डिविडेंड बाहर तो 15% टैक्स है, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे वहाँ से डिविडेंड आएगा तो 15% टैक्स होगा फाइलर को, अब नॉन फाइलर को 45 है। जोन में इन्वेस्ट करोगे तो डिविडेंड दोगे विद इन 10 ईयर्स, जबकि आपका हॉलीडे टैक्स उसमें 25% लगेगा आपको। आप सोचें, देखें सिंपल सी बातें, या तो पॉलिसी कंसिस्टेंसी और कोहेरेंस नहीं है आपस में। सब कुछ हो सकता है फैसल, इतना पोटेंशियल है इस मुल्क में, आपकी सोच है, बहुत पोटेंशियल है, पोटेंशियल की तो कोई कमी नहीं है। पॉइंट ये है कि उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वैल्यू में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी ज़रूरी है, और इस वक्त आपको लगता है कि सियासी इस्तेहकाम है मुल्क में? देखिए सियासी इस्तेहकाम इन द सेंस कि अगर ये सिस्टम चलता रहता है और ये सिस्टम जो है प्रोड्यूस करता है अपने मैंडेट पे चीज़ें, जो उसका मैंडेट तो है ही मैंडेट नहीं ना। मैंडेट से मुराद ये है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट कहती है कि जी मुझे फाइनेंसेस अपने ठीक करने, इन्वेस्टमेंट रेज करनी, ग्रोथ का एक लेवल अचीव करना है, इंक्लूसिव ग्रोथ होनी है, रिजर्व्स हैं हमारे, और हमने अपने बच्चों को स्कूल में डालना है, हेल्थ बेहतर करनी है, तो ये पूरा मैंडेट होता है ना, जो एक कोलिशन का भी होता है, सबका आप इकट्ठा कर लें, तो वो डिलीवर करें अगले जो है 2 साल में 3 साल में, तो फिर समझ में आती है। अदरवाइज़ अगर नहीं कर सकते तो फिर भाई आप रिप्लेस कर सकते हैं ना, रिप्लेस भाई वोटर तो यही कर सकते हैं ना, 5 साल बाद ही कर सकता है। हम तो ये नहीं चाहते ना कि जी जो सिस्टम है डीरेल हो। मैंडेट है नहीं है किसका, वो तो देखें अथॉरिटीज़ को डिसाइड करना चाहिए कि जी किसका मैंडेट है, नहीं बनता तो क्यों फिर जो है चल रही हैं चीज़ें। कहने का मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से मेरी क्या इंस्टेबिलिटी से क्या मुराद है। मिसाल के तौर पे आप 2 साल बाद जो है ना आपकी जो है हुकूमत चेंज हो जाती है, या जो लोग की पोजीशन पे बैठे हैं वो चेंज हो जाते हैं। आपको याद है ना 6 FBR के चेयरमैन, 4-6 फाइनेंस मिनिस्टर्स, फलाने। मुझे बताएं, एक इन्वेस्टर आपके साथ आके डील करता है, आप उसके साथ कमिट करते हैं, आप कहते हैं मैं तुम्हारा ये काम कराता हूँ और आगे चलते हैं, ठीक है, आप इन्वेस्ट करें, आपने कमिटमेंट दी, कल वो बंदा ही चेंज हो गया, इन्वेस्टर किससे बात करेगा? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तभी होगी इस मुल्क में जब सारे स्टेक होल्डर्स बैठेंगे
और हर कोई अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा, अपना काम करेगा। हमें तो पता ही नहीं है, Exactly. किसी को कुछ नहीं Uncertainty पता। जो है ना वो किलर है इन्वेस्टमेंट का, बनिस्बत इसके कि रिटर्न्स कम हो। आपको पता है किसी मुल्क में रिटर्न्स कम हो लेकिन सर्टेनिटी हो ना तो लोग वहाँ चले जाते हैं, और उस मुल्क में जहाँ अनसर्टेनिटी और बहुत मैसिव पोटेंशियल हो तो लोग नहीं आते, क्योंकि वो पता है अनसर्टेन चीज़ है। इतने टैक्स लगाने के बाद भी अब हुकूमत की अर्निंग्स बढ़ गई हैं आवाम का जो है वो गला पकड़ने के बाद, या अभी भी हमारी इकॉनमी सही ट्रैक पर नहीं है? देखिए, इकोनॉमी को सही ट्रैक पे होने के लिए मैंने कहा ना रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। नहीं है अभी भी। ट्रैक पे नहीं है ना। ट्रैक से मुराद क्या है? ट्रैक से मुराद ये है कि उस पोटेंशियल पे आए जो हमारा पोटेंशियल है, 6-7% की ग्रोथ, 2-3-4% की इन्फ्लेशन, 5% की इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी 30% जो रीजन में है, हम तो 14% पे खड़े हैं, ठीक है। एफडीआई आपके पास जो है 10,000 अरब डॉलर, 15 अरब डॉलर का साल का आपका मिनिमम पोटेंशियल है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर, एफिशिएंसीज इकोनॉमी में, ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट, ये है लॉन्ग टर्म जो जनरेशनल चीज़ें। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये ट्रैक पे आना होता है। ट्रैक पे मतलब स्टेबिलिटी है अभी कि हम स्टेबल हो गए हैं दोबारा, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हम स्टेबल हो गए। आपकी इन्फ्लेशन आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही थी, अभी बजट का इम्पैक्ट डेफिनेटली होगा। उसके साथ आपके यहाँ इंटरेस्ट रेट्स आहिस्ता से नीचे आने लगे, और कुछ टैरिफ के आपको इंडस्ट्रीज़ को जो है थोड़ी सी सपोर्ट मिली है। करेंसी स्टेबलाइज हो गई है, फॉरेन इन्वेस्टर का या एटलीस्ट जो एमएनसीज़ हैं यहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बहाल हुआ है। तो देखें, ये ट्रैक पे इसको लाना कहते हैं, ये ट्रैक पे चढ़ रहे हैं हम, तो जो भी whatever you call it, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ट्रैक पे चढ़ना ये होगा जब हम प्रॉपर रिफॉर्म्स करेंगे, हमारा बच्चा स्कूल में होगा, हमारी माएँ जो है स्टंटेड नहीं होंगी, और हमारी जो है ना ग्रोथ जो है इंक्लूसिव होगी। आपने ये Climate change पे जो हमारे चीज़ें मसले बताई कि ये चीज़ें लग रही है, इससे लग रहा है कि कुछ इकॉनमी के हालात बेहतर हो रहे हैं, इस सब का पे किसने किया है? आवाम ने किया है। आवाम को क्या मिला है? जी, मेजॉरिटी अवाम ने किया है, अवाम ने गेन किया है, हमेशा अवाम ने किया, अवाम ही बेचारी करती आई है। और अगर हमने रिफॉर्म्स नहीं किए, और अगर हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो हमने बात की है ड्यूरिंग आवर सेगमेंट, तो मुझे लगता है कि अवाम ही पे करती रहेगी। इवेंचुअली फ्रस्ट्रेशंस बढ़ जाएंगी बहुत ज़्यादा, और ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना स्टेट का और अवाम का, ये ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते बढ़ना। और जाहिर सी बात है हालात ख़राब होंगे अगर ऐसा होता है, और फिर एफडीआई जो पहले नहीं आ रही वो मज़ीद इन्वेस्टर्स। देखें, एक्सट्रीम केस तो यही है कि अनरेस्ट होता है फिर बहुत ज़्यादा, ठीक है। अवाम भी तो देखें स्टेक होल्डर्स है ना इस मुल्क का, और वही अगर फंड करते रहेंगे सब कुछ, तो डेफिनेटली वो तो हल नहीं है। हमें इवेंचुअली अपना कोर्स चेंज करना होगा, स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी, और ये कर सकते हैं हम। हमारे फंडामेंटल्स कोई इतने ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुए इकॉनमी के ना, मगर हमारी स्टॉक मार्केट को अगर हम देखें तो वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। इसका क्या रीज़न है? देखें, नीजक रिएक्शन आया स्टॉक मार्केट में, हमारी जो वैल्यूशन थी ना वो बहुत नीचे चली गई थी। 4-4.5 का प्राइस अर्निंग मल्टीपल, यानी कि आप जितना स्टॉक लेते हैं जिस प्राइस पे, और वो कितना कमा रही है वो कंपनी, वो जो रेशो था ना वो आ गया था बहुत लो लेवल पे, 4.5 के मल्टीपल पे। तो उसमें क्या चीज़ थी, हम डिफ़ॉल्ट के करीब आ गए थे, आपको याद है लास्ट जून में। तो मार्केट और अनस्टेबल, और पिछले 5 साल से प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो मार्केट चली भी नहीं थी, और पैसा सारा फिक्स इनकम में जा रहा था क्योंकि रेट्स बहुत बढ़ गए थे, इंटरेस्ट रेट्स। तो स्टॉक मार्केट स्टक थी। तो जब से जून से मैं देखता हूँ कि चेंज हुआ ना, जून से आपका एक छोटा प्रोग्राम IMF का मिला, हम डिफ़ॉल्ट से बाहर आए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रिस्टोर हुआ, आपका करेंसी पे काम हुआ, करेंसी स्टेबलाइज हुई, ठीक है। साथ साथ आपकी इलेक्शंस टाइम पे हुए, और उससे पहले केयर टेकर ने कुछ डिसीजंस लिए, PIA की प्राइवेटाइजेशन, ये सब शुरू हो गई। तो ओवरऑल जो फिज़ा थी ना वो ये थी कि जी अब चीज़ें एटलीस्ट हम उस बुरी हालात से निकल आए बाहर। अब आगे क्लैरिटी थोड़ी आना शुरू हुई कि जी नया प्रोग्राम होगा, नया बजट आएगा, IMF के अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, तीनों रिव्यूज़ के पैसे मिल गए, रिजर्व्स हमारे जो है 4-4.5 अरब डॉलर से उठ के 9-9.5 अरब डॉलर पे चले गए। तो ये सब चीज़ों ने एक कॉन्फिडेंस दिया स्टॉक मार्केट को, जिसकी वजह से जो वैल्यूशन थी स्टॉक मार्केट की वो इम्प्रूव हो गई। चलें खुर्रम भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।